जानते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे जो औरतें हैं घर की वो तो रेप होके आए हैं। अच्छा। हाँ, सोचो इस तरीके का 2024 में यार ये इंसिडेंट है, जो इंसिडेंट के बारे में तुम बोल रहे हो वो हुआ था 1946 में, जब बीएनपी जीती। बीएनपी जमात के साथ जीती, तब लोग आए और 13 लोगों ने शायद उनको रेप किया। 13 लोग, उनको एक अंडर एज लड़की को रेप किया सिर्फ इसलिए कि हिंदू है और आवामी लीग करती है। तो मतलब ऐसा क्या था वो, एक तो ना ब्रेकिंग पॉइंट की जब पाकिस्तान को टूटने का तय हो गया था और 1971 देखो वेस्ट पाकिस्तान ना, ये पंजाबी वर्सेस बंगाली इशू है, तो उनका एक सेंस रेशियल सुपीरियरिटी था। शेख मुजीबुर रहमान कितना बड़ा था, वो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए ना, उनको शायद पता भी नहीं था शेख मुजीब किसका स्टैचू, जिस पर यूरिन करते हुए वीडियो आई थे। दुर्गा पूजा तुम अगर ढाका में देखोगे ना और चिटागोंग में देखोगे, क्योंकि उधर बहुत सारे हिंदू है, तुम्हें लगेगा तुम वेस्ट बंगाल में, ऐसे ही दुर्गा पूजा होता है। ठीक है, तो ग्रैंड, एकदम ग्रैंड, और करोड़ों माने 10-12 करोड़ का एक पंडाल, जो बड़ा पंडाल वो बनता है। ठीक है, और बहुत सब लोग आते हैं उसमें। तो उस फेक न्यूज के बेसिस पे क्रॉस बांग्लादेश अलग अलग जगह पे 117 हिंदू टेम्पल या पूजा पंडाल जलाए गए थे और 301 दुकानें और घर जलाए गए थे, जो डेली स्टार की खबर। और ये रखी किसने थी वो कुरान, वो हनुमान जी? वो जब बाद में अरेस्ट हुआ देखा गया, एक मुस्लिम लड़का ने रखा, और सुपरिटेंडेंट फारूक अहमद ने बताया कि वो रखने वाला 35 साल का इकबाल हुसैन था। उसको बोला गया, बाद में बोला गया उसका मेंटली डिसऑर्डर। वो तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये तो एक पूरा ना एक ट्रेंड चल रहा है कि इनका कोई भी ऐसा पकड़ा जाता है तो वो जैसे भी वो अजमेर शरीफ का जो चिश्ती का वो था रेप, वो उसको बोल दिया गया मेंटली इल है। जिसने कन्हैया लाल को माला बोल देंगे वो मेंटली इल था। तो मतलब हम देख रहे हैं कि बंगाल के 16 साल के लड़के, 17 साल के लड़के बम मार दे रहे हैं वायसराय को। तो उनको वो बहुत रेस्पेक्टेड डॉक्टर थे उनको कभी नहीं लगा था कि अब डॉक्टर तो सबके लिए है ना, तो ऐसा नहीं हिंदुओं के डॉक्टर, वो उसी एरिया में उनको कुछ लोग धर लिया और उनको बोला कि आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो उनका ट्राउजर्स उतारा सर्कमसिजन के लिए और नाइफ लेके आए। मोहनदास करमचंद गांधी नोआखली गए थे 1946 में, और वो जहाँ जाते थे उनकी बकरी भी उनके साथ जाती थी और उनकी बकरी खो गई। सडनली तुम एक बोरिया बिस्तर लेके, बोरिया बिस्तर भी नहीं, एक पोटली पे कुछ जो भी ले पाओ लेके तुम भाग गए और दूसरे देश में जाके तुम बस्ती में रह रहे हो या टेम्पोररी शेल्टर में रह रहे हो। वो एक्सपीरियंस अभिषेक ने एक्सपीरियंस किया। वो कुछ ऐसा था कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कह रहा हूँ कि सुसाइड ऐसे कर लो। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब आई एम फोर्सिंग यू टू डाई। बॉर्डर पे एक बीएसएफ के अधिकारी को बांग्लादेश से भारत में आने वाले जो हिंदू हैं जो रिफ्यूज मांग रहे हैं उनको कन्विंस करते हुए, कंसोल करते हुए आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी। और बांग्लादेश अभी चर्चा में भी बहुत ज़्यादा है। शेख हसीना वहाँ से जा चुकी हैं, दूसरी पार्टी वहाँ आ चुकी है, वो सरकार बना चुकी है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो हैं वो दोबारा होने लगे हैं। हम न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सबको पता भी होंगी। तो मैंने सोचा कि आज जो हमारे मेहमान हों वो हों जो इन सब चीज़ों पे हमसे बात कर सकें। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ख़ास हैं। आप ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं और अभी वर्तमान में आप द प्रिंट में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं। आपका नाम दीप हल्दर है। आपने एक ये बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश करके बहुत शानदार किताब लिखी है, मेरे हाथ में आपको दिख रही होगी। हार्पर कॉलिंस ने छापी है, 399 रुपये की किताब है और लगभग 180 पन्ने एग्जैक्ट हैं इसमें, जो लास्ट वाले पे हार्पर कॉलिंस का ऐड ही है। आज हम इनसे बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर ही नहीं, 1946 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ चीज़ें हुई हैं या बांग्लादेश में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं। इस पॉडकास्ट में हम दीप हल्दर जी से बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी की प्रिय बकरी के बारे में भी और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में भी। अबुल सलाम जो एक बहुत बड़े ऑथर हैं बांग्लादेश के, जिन्होंने हिंदूज़ के बारे में या बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। कोमिला राइट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। 2001 में जब बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात चुनाव जीत के आई तब हिंदुओं पे क्या बीती उसके बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं दीप हल्दर जी का, और इस पॉडकास्ट को आप देखें लास्ट तक और ये किताब खरीद कर जरूर पढ़ें। तो नमस्ते दीप हल्दर जी, आपने हमें टाइम दिया और हमारे शो पे आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने ये बुक लिखी है बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश अनटोल्ड स्टोरी, को ऑथर आपके साथ अभिषेक विश्वास है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे आपके साथ। और मतलब बुक तो जो ये है, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, मैं शुरू में ये डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको ये पढ़नी जरूर चाहिए, मतलब क्योंकि होता है ना कि एक पता तो हो एटलीस्ट, तो उसके लिए दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, मतलब वर्थ
सुपरलेटिव डिग्री उसका कर लें तो वो है ये रीडिंग के लिए। आपने अपनी जो बुक का पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं आपकी मोहनदास करमचंद गांधी नोआखली गए थे 1946 में, और वो जहाँ जाते थे उनकी बकरी भी उनके साथ जाती थी और उनकी बकरी खो गई, और ये स्टोरी बहुत फेमस है उधर के एरिया में। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी की बकरी की स्टोरी क्या है, थोड़ा हमारी ऑडियंस को आप बताएं। देखो, पहली बात तो फर्स्टली थैंक यू कौशलेश, हम लोग बहुत दिन से मिलने की सोच रहे हैं, फाइनली मिल रहे हैं, तो इतना पेशेंटली तुमने वेट किया और फाइनली हम मिल रहे हैं, तो थैंक यू उसके लिए। पहले बता दूं तो ये स्टोरी है, तो इसका फैक्ट चेक नहीं हो सकता क्योंकि लेकिन गांधी आश्रम है नोआखली में जो बहुत फेमस है, और गांधी आश्रम में मैं गया था एक दिन, और उस दिन बारिश हो रहा था उधर, ठीक है। और गांधी आश्रम के जो लोग हैं, मैंने वो आश्रम जो लोग देखते हैं, और उधर बहुत लोग थे, उधर स्कूल के बच्चे थे और लड़के थे, लड़कियां थे, बुरखे में थे। वो आके देख रहा था कि गांधी आश्रम में शायद थोड़ा दूर गांव से आए हुए थे, तो क्योंकि हम लोग गए थे और इंडिया से थे और उनसे बातचीत शुरू हो गया, तो उधर ही एक बंदा मुझे बताया कि इधर पता है जो नोआखली राइट्स में गांधी जी आए थे। तो मैं बोला हाँ मुझे पता है, क्योंकि ये तो बहुत फेमस स्टोरी है। बोला हाँ, लेकिन शायद स्टोरी का ये साइड आपको पता नहीं है कि उनके जो गोट थे, क्योंकि वो गोट मिल्क लेते थे गांधी जी, तो बहुत फेवरेट गोट थे, तो उनके गोट, उनको बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन गोट खोना नहीं चाहिए था उनके लिए। लेकिन एक दिन गोट खो गया, तो इसी गांव का, जिस गांव में वो जा के बोलते थे कि देखो हिंसा मत करो, हिंदू मुसलमान भाई है, उसी गांव में किसी ने गोट चुरा के काट के खाना बना के खा गया। तो उस गांव का क्या हो सकता है जहाँ पे गांधी जी का गोट ही खो जाता है। हाँ। बोल के ये हंसे, तो मुझे बहुत हंसी आया, लेकिन मुझे ये स्टोरी है नहीं है, फेक है या ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम पे था और अभी भी है कि नोआखली में क्या हुआ था 1946 में, जिस टाइम पे गांधी जी गए थे, तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी तो नहीं आया, क्योंकि मतलब अभिषेक का भी कहानी है नोआखली में, मेरा को ऑथर का, उनके उसी जगह पे उनका फैमिली था, और वो लोग, हम आएंगे उनके वाले उस पर भी आएंगे। तो लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि गांधी जी का जो अपील था नोआखली में 1946 में, वायलेंस मत करो, वो पूरी फेल हो गया था, क्योंकि बहुत वायलेंस हो गया था। फोर्सेबल जो लोग बचे थे, उसमें से ज्यादातर लोगों को फोर्सेबली कन्वर्ट कर दिए गए थे, और गोट भी अगर चला गया होगा उस तो दिन गांधी जी के मतलब तो गांधी जी का वो मिशन तो बहुत ही नॉन वायलेंस का जवाब वहां मिल गया गांधी का। आप अपनी बुक में लिखते हैं कि आप और आपके जो को ऑथर हैं अभिषेक विश्वास जी, कि वी आर द सन्स एंड ग्रैंडसन्स ऑफ रिफ्यूजीज। तो थोड़ा आप अगर बताना चाहें इसमें, साथ में जब आप अभिषेक विश्वास जी का बताएंगे तो इसी के साथ एक और मैं जोड़ देता हूं कि आपने अपनी बुक में है, मैं कोट करता हूं, इट वाज अक्टूबर 1946 एंड द प्लेस नोआखली वाज देन इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड नाउ इन बांग्लादेश। Maybe we have to kill her to save ourselves, Smriti Kana's father said, horror struck at what he said he would do and what would happen if he didn't. Smriti Kana shuddered. इसको भी आप जोड़ के थोड़ा सा। स्मृति काना's फादर मैंने, मेरा को-ऑथर अभिषेक विश्वास का ग्रैंडफादर, तो वो लोग उधर थे, और जब राइट शुरू हुआ उस टाइम पे, मैं अभिषेक के स्टोरी से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रिविलेज से बड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये बोलूँ कि मुझे कोई दिक्कत मेरे चाइल्डहुड में देखना नहीं पड़ा, क्योंकि बाय द टाइम आई वाज बोर्न मेरे फैमिली समेट लिया था, और उस टाइम पे भी मेरे फादर के साइड पे आए थे, जब बहुत कंफर्टेबली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप आए थे और इधर आके इस्टेब्लिश हो गए थे। मदर के साइड का स्टोरी और थोड़ा टफ है, क्योंकि वो जब आए थे तब राइट शुरू हो गया था, तो ऑलमोस्ट कुछ ना लेके आना पड़ा, ठीक है, और रिलेटिव्स के साथ रहना पड़ा। लेकिन ये मेरा स्टोरी नहीं है, अभिषेक का स्टोरी है, क्योंकि अभिषेक रिफ्यूजी एक्सपीरियंस जो तुम समझ सोचते हो ना, जो लिव्ड एक्सपीरियंस कि क्या होता है रिफ्यूजी होना। एक आज के दिन पे तुम्हारे पास सब कुछ है, एक पक्का मकान है, नौकरी है या बिजनेस है, ठीक है, घर में सब लोग खुशहाली से है, सडनली तुम एक बोरिया बिस्तर भी नहीं, एक पोटली पे कुछ जो भी ले पाओ लेके तुम भाग गए और दूसरे देश में जाके तुम बस्ती में रह रहे हो या टेम्पररी शेल्टर में रह रहे हो। वो एक्सपीरियंस अभिषेक ने एक्सपीरियंस किया, और वो बहुत दर्दनाक है। वो तुम्हारा कश्मीरी पंडित का जम्मू में बोलो, या बंगाल का तो पूरा हिस्ट्री उधर है, 47 का हिस्ट्री है, 71 में अभी भी हो रहा है। तुमने वो वीडियो देखा होगा ट्विटर पे, जहाँ पे बीएसएफ के ऑफिसर बोल रहे हैं, तो सोचो, भेज रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से बोला, और
और अच्छे से बोला। बीएसएफ के ऑफिसर अच्छे से ना भी बोल सकता था, लेकिन बहुत ही संवेदना से बोला। लेकिन सोचो वो लोग कहाँ जाएगा वापस। हाँ मतलब ठीक जैसे है, और अगर आ भी जाते तो कहाँ रहते? 5 स्टार होटल में तो नहीं रुकते मतलब ये उनको। बीएसएफ वाला तो बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, वो कुछ ऐसा था कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कह रहा हूँ कि सुसाइड ऐसे कर लो। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आई एम फोर्सिंग यू टू डाई। हाँ। अब उसको कहने का मेरा तरीका बहुत जेंटल है, बहुत क्यूट हाँ। है, बट कह तो मैं एट द एंड ऑफ द डे आपसे वही क्या रहा बोल रहा हूँ हूँ, कि यू वही डू बोल- सुसाइड। हाँ। वापिस अगर वो जाते हैं तो क्या होगा? हाँ, तो बीएसएफ ऑफिसर के पास पावर भी नहीं था कि वो बॉर्डर खोल दे, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से आता। लेकिन सोचो अगर बेस्ट केस सिनेरियो उनमें से किसी को ले भी लेता है, या ऐसा अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी बदलता है और वो लोग आ ही भी जाता है, कहाँ पे रहेगा? तुम्हारे लिए ताज बेंगल तो नहीं खोल देगा ना, तुम्हारे 5 स्टार होटल ऐसे गेस्ट हाउस कहीं पे तो नहीं, फ्लैट तो तुम टेम्पररी शेल्टर दोगे। तो अभिषेक वैसे टेम्पररी शेल्टर जो लिटरली बसते थे, उधर से बड़ा होके आज प्रोफेसर बना है। तो स्मृतिका विश्वास का स्टोरी जो तुम पूछे वो ये था कि हिज ग्रैंड मदर एंड मैंने जो 13 साल की थी उस टाइम पे, तो उनकी जो छोटी सिस्टर है, तो उनको लेके 3 महीने की, 6 महीने, 7 महीने की थी। हाँ 7 महीने की थी। उन सबको लेके उनके फादर मैंने अभिषेक के ग्रैंडफादर वो एक स्कूल बिल्डिंग में छुपे हुए थे। नोआखली राइट चल रहा था बाहर, ठीक है। हिंदुओं को ढूंढा जा रहा था, काटा जा रहा था, रेप किया जा रहा था, या फोर्सिबली कन्वर्ट किया जा रहा था। तो उधर और भी लोग थे, और क्योंकि स्कूल था और लाइट वाइट ऑफ करके बैठे थे, तब किसी को लगा कि आज तो स्कूल बंद है, तो शायद स्कूल बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं होगा, तो ऐसे ही बैठे थे। तो बच्ची रोने लगी, ठीक है, और उनके मुंह पे हाथ रखा, लेकिन बच्ची रो रही है तो हाथ छुड़ा के तो कैसे न कैसे कर रही है। तो सबने बोला कि आपके बच्ची अगर रोते रही तो लोगों को, बाहर राइटर्स को पता चलेगा कि अंदर हम लोग हैं, तो आके सबको मार देगा, तो बच्ची को चुप कराइए। तो उस मोमेंट पे उनके पिता को ये डिसीजन लेना पड़ा कि एक 7 साल की बच्ची को, खुद की बेटी को, 7 महीने की बच्ची को खुद को उसको मार देगा या छोड़ दे। तो उसके साथ क्या हुआ था ये ना अभिषेक मुझे बताया, ना मैंने उसे पूछ पाया, ठीक है। और उनके ग्रैंड मदर स्मृतिका विश्वास से मैं मिला था, उनके बारे में मैं लिखा भी किताब में। जब मैं मिला था उनका मेमोरी मैंने फ्रैगमेंटेड था, उनका चीजें याद नहीं थी, काफी लेकिन उनको जब हम बात कर रहे थे उनको लग रहा था कि हम बांग्लादेश में ही है। उस टाइम पे तो बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट बंगाल था। तो उनको लग रहा था कि, वो बोला नहीं वो तो, मैं बोला नोआखली याद है, बोला हाँ हम तो नोआखली में ही है। तो मेरा मन था कि ये किताब जो आएगा पहला कॉपी मैं उनको दूंगा, क्योंकि उनकी पिक्चर भी है किताब में। और शी पास्ड अवे। तो एक किताब आने से 1 महीने पहले, तो ये बहुत ही मेरे लिए रिग्रेट है। बट ये है कि उनका क्योंकि ये उनके कहानी से शुरू होता है, अमर कर दिया है, ये को रखा है लिख के, ये ना मतलब और बहुत स्ट्रांग लेडी, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, बहुत स्ट्रांग लेडी थी, और बहुत अच्छे से बात किया। हाँ, ये उनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे है हम लोग। 90 प्लस ही एज रही होगी। हाँ 90 प्लस एज रही है, तो इतना दिन रही, और फिर देखा कि उनका पोता इतना बड़ा हुआ, किताब लिखी। 1-2 टर्म्स हैं, बांग्लाज एंड घोतीज। ये घोतीज ही कहते हैं इसको? घोटी और बांगल, ये क्या डिफरेंशिएशन है? और इनके बीच में भी मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेशन टाइप का चलता है या कुछ ऐसा देखते हैं, क्या है ये? तो मैं बांगल हूँ। बांगल मतलब जो लोग उस तरफ से आया है, ठीक है, उस तरफ से, ईस्ट बंगाल से। ईस्ट बंगाल हो गया। ये सोचो जब ईस्ट पाकिस्तान बन गया था तब भी लोग आए, है ना। 71 में बांग्लादेश बन गया, तभी जो आए, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, जो अभी एक अलग देश है आज के दिन में, जो बांग्लादेश है, उधर से जो आए, जनरली जो 1946-47 में आए हैं, उनको बोला जाता है बांगल। अच्छा। और जो ओरिजिनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल से है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल है, उनको बोला जाता है घोटी, ठीक है। तो हम लोगों का बांग्ला अलग है, ठीक है। इनफैक्ट बांग्लादेश में बहुत सारे, आज के दिन में भी है, बहुत सारे अलग अलग डायलेक्ट है। इनफैक्ट कुछ जगह पे अगर मैं जाऊँ ना और उनके बातचीन सुनूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा वो क्या बोल रहा है, बांग्ला ही बोल रहे हैं, लेकिन डायलेक्ट बहुत, इस दूसरी जगह पे भी होता है, लेकिन डायलेक्ट बहुत डिफरेंट है। तो लेकिन डायलेक्ट जो भी हो तुम्हारा, उधर से जो लोग इस तरफ आए, और जनरली इस क्राइसिस में ही आए, पार्टीशन के कारण आए, उनको बांगाल बोला जाता था, और उनको अलग अलग तरीके से उनको छोटा किया जाता था। तो मतलब घोटी इधर सुपीरियर मानते हैं खुद को, घोटी सुपीरियर ना, बांगाल खुद को सुपीरियर मानते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे लैंड थे, हम जमींदार थे, लैंडेडर्स। अब सब लोग तो जमींदार नहीं थे ऑब्वियसली, लेकिन
हिंदू उधर जो आए, प्रॉस्पर थे उधर, बहुत प्रॉस्परस थे, क्योंकि ये भी एक कारण है, उसमें हम आएंगे, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम पॉपुलेशन जो था उधर उधर टू अ लार्ज एक्सटेंट वो तुम्हारे खेत में काम करते थे, ऐसे लोग थे जो नीचे के तबके के लोग हैं। और हिंदूज जनरली मनी लेंडर थे, ये बिजनेसमैन थे, जमींदार थे, ठीक है, और लैंडेड जेंट्री थे, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लैंड ओनर नहीं थे, लेकिन तुम अगर एवरेज पे देखोगे तो हिंदू ज्यादा प्रॉस्परस, ठीक। तो उधर से जब लोग आए तो वो तो सब छोड़ के आए ज्यादातर लोग, उसको तो फिर आके रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। तो उनके मुंह से जब इधर के लोग सुनते थे कि हम तो जमींदार थे, ये थे, वो थे, तो मजाक उड़ाते थे कि कहाँ छोड़ के आ गए सारे। फिर लैंग्वेज डायलेक्ट अलग था, खाने जैसे खाना पकाते हो वो टेक्निक्स अलग थे, अलग तरीके से खाना खाते थे, कहीं पे मिठाई ज्यादा था, कहीं पे थोड़ा चिली ज्यादा खाते थे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये एक टाइम पे मेरे मम्मी पापा के टाइम पे बहुत ज्यादा थे। अच्छा, इतना ज्यादा था कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे, जात पात के बेसिस पे जो शादी ब्याह होता था, ऐसा नहीं, बांगाल और घोटी में शादी ब्याह नहीं होता था। हाँ, कि इस तरफ की उस तरफ की, इतना सोचो तुम सेम कास्ट के हो, मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हिंदुओं का डिस्प्लेस होने के बाद, ये सब झेलने के बाद भी नहीं हट रहा है। और जो लोग उधर से आए थे उनके लिए कितना खराब हुआ होगा एक्सपीरियंस। उधर के लोग बोलते थे नहीं, हम तो पढ़े लिखे ज्यादा है, हमारे पास तो ज्यादा पैसा था, हमारे पास ज्यादा कल्चर है, जो इस तरफ के लोग बोलते थे नहीं ये गलत है, कुछ भी नहीं था, तुम तो सब छोड़ के आए। ये विवाद चलता था। 2 क्लब है, फुटबॉल क्लब है, ईस्ट बंगाल मोहन बागान, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल है बंगाल के क्लब, बंगालों के क्लब है कलकत्ता में, ठीक है, और मोहन बागान है घोटियों का क्लब, ठीक है। तो इस साल इनफैक्ट मैं प्रिंट के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जहाँ पे तो ये ट्रेडिशनल फाइट होता था, बहुत फाइट होता था कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, सब लोग आते थे मैदान में। बंगाल में रहने वाले लोग ही ईस्ट बंगाल और मोहन बागान तब से चल रहा है 70s। हाँ, तो ईस्ट बंगाल मोहन बागान के राइवलरी बहुत फेमस, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की तरह ही है, ऑलमोस्ट ऐसे है, ठीक है, लेकिन है सारे बंगाली, तो बाहर के प्लेयर लेते हैं, बट बंगाली क्लब है, ठीक। तो इस बार मैंने आर्टिकल इसलिए लिखा था कि ईस्ट बंगाल अच्छा कर रहा था, लेकिन फाइनल में मोहन बागान से हार गया। तो जब हार गया तो एक तो पिट गया स्टेडियम में, ठीक है, जो ईस्ट बंगाल के सपोर्टर्स थे। अब वो सारे बंगाल है कि नहीं पता नहीं, ऐसे भी हो ही सकता है कि तुम ईस्ट बंगाल को सपोर्ट कर रहे हो और तुम बंगाल नहीं घोटी हो, तो वो लोग पिट गए, उसमें से कुछ लोग। और दूसरा जो गाली पड़ा फेसबुक में, उसमें ऐसे ऐसे गाली पड़ा, मैंने एक हिंदू बंगाली दूसरे हिंदू बंगाली को गाली दे रहा है कि हम तो जानते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे जो औरतें हैं घर की वो तो रेप होके आए हैं। अच्छा, हाँ, सोचो इस तरीके का 2024 में यार ये इंसिडेंट है, जो इंसिडेंट के बारे में तुम बोल रहे हो हुआ था 1946 में। जो लोग गाली देते हैं उसमें बहुत सारे लोग उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुआ, नहीं, उनके फादर भी पैदा नहीं हुए होंगे, फादर नहीं, तो लेकिन तुम्हारे मन में ये है कि तुम एक दूसरे जो तुम्हारे ही शहर में रह रहे हैं, ठीक है, किसी और क्लब को, बंगाल की महिलाओं को कह रहे हैं जो ईस्ट बंगाल से जो आए हैं उनके कि तुम सब रेप झेल, तो रेप तुम्हारे, हाँ, माने तुम्हारे तो जो औरतें आए हैं, नहीं वो ऐसा कि मतलब वो विलिंगली या तुम सबमिट करके आए हो, जो भी है, माने इस लेवल तक चला गया था। पहले तो शुरू हुआ था कि चलो तुम हार गए, तुम्हें टैलेंट नहीं है, तुम खाली बोलते रहते हो, हमारा क्लब सुपीरियर है, जो एकदम सही है, बोलना ही चाहिए, तुम जीत गए, तो तुम्हारा क्लब तो सुपीरियर, एटलीस्ट उस दिन तो तुम्हारा क्लब सुपीरियर है। लेकिन ये फिर फूड हैबिट्स पे आए कि तुम तो ऐसे खाना खाते हो, ऐसे खाते हो, प्रॉन्स खाते हो, ठीक है, वो भी चलो ठीक है। मतलब ये काफी डिस्क्रिमिनेशन इसी बीच में चलता है और राइवलरी बहुत हैवी है, बहुत है। लेकिन क्या हुआ तब से लेके आज तक ना बहुत ज्यादा घुल मिल गया है। तो पहले जो होता था कि घोटी बंगाल में शादी नहीं होता, अब ऐसा नहीं है, अब एक नया टर्म आ गया, बाटी। मतलब सोचो मेरे फैमिली के एक तरफ माने मम्मी के साइड से बंगाल है, दूसरे टाइप से घोटी है, तो एक साथ मिल गया तो बाटी हो गए, क्योंकि अच्छा। मिल के, हाँ, अब बहुत सारे एग्जांपल है। तो अब इनको कौन गाली देता है? अब उसको गाली कोई नहीं देता, बाटी को गाली कोई नहीं देता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज के कलकत्ता में ये चीज को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं होता है। अच्छा, तो कोई किसी के मन में अगर है तो है, लेकिन ये चीज चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में है वो सब, जो फुटबॉल कॉन्शियस, तुम्हारा कॉन्शियसनेस में कहीं तो है ये चीज, जो 2024 में एक फुटबॉल क्लब के दूसरे फुटबॉल क्लब को हराना या जीतने से तुम्हारे मुंह से वो ऐसे शब्द आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो है, भूल तो नहीं चुके ना तुम। कास्ट के लिए भी ऐसा ही आर्गुमेंट कहीं ना कहीं कभी जब लोग बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि तुम इसलिए ऐसे बात की, किसी भी कास्ट के लिए हो सकता है। तो वैसा ही है। तो बंगाल है जो वो लोग जो उधर से आए थे, और घोटी है जो वहीं के हैं, जो वेस्ट बंगाल की, माने वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, जो आज के दिन में वेस्ट बंगाल है, उधर की। ठीक,
प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की एक वर्कर है पूर्णिमा रानी सील, इनकी क्या कहानी है? पूर्णिमा रानी शील का कहानी बहुत ही पूर्णिमा रानी शील को तो मैं पहली बार मिल चुका हूँ और मैं ऐसे बात नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था उनसे, क्योंकि वो बोल रहे थे क्या हुआ उनके साथ। तो वो बहुत ही यंग थी, माइनर थी, और वो पोलिंग एजेंट होते हैं ना, वो पोलिंग एजेंट थी 2001 जब बीएनपी जमात के साथ जीती, तब लोग आए और 13 लोगों ने शायद उनको रेप किया। 13 लोगों को, उनको एक अंडर एज लड़की को रेप किया, सिर्फ इसलिए कि हिंदू है और आवामी लीग करती है। और वो मुझे बोली कि एक टाइम के बाद मुझे पता भी नहीं चल रहा था क्या हो रहा था, इतना दर्द था। और फिर वो लोग ढाका आ गए, और उस टाइम पे शेख हसीना ऑपोजिशन लीडर थी, क्योंकि इलेक्शन हार गई थी। शेख हसीना उसको अपने पास रखा और उसको उनका देखभाल किया, और उन्हीं के बहुत दिन उनके साथ थे। और अभी भी मैंने सोचो, अब तो नहीं, अब तो शेख हसीना ही इधर है, लेकिन जब मैं पूर्णिमा रानी सील से बात कर रहा था लास्ट ईयर, तब वो मुझे बोली कि अभी भी मैं अगर चाहूँ तो शेख हसीना से बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं गुस्सा हूँ, मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि उनको अभी पॉलिटिकल एम्बिशन है। उनको जस्टिस मिला पूर्णिमा रानी? उनको जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उनको कुछ लोग जो रेपिस्ट थे, उनमें से कुछ रेपिस्ट को जेल हुआ, कुछ भाग गए। तो वो बोले कि वो भाग क्यों गए? आपके पुलिस अगर चाहता तो उसको निकाल सकता था, लेकिन उसको, और मैं डेथ पेनल्टी चाहता हूँ जो नहीं मिला, इसीलिए वो शेख हसीना से भी नाराज है। शेख हसीना से नाराजगी का कारण और भी मैं सुना कि और भी है कि उसका खुद का प्रोफेशनल एम्बिशन भी हो सकता है कि वो चाह रहे थे। तो लेकिन वो अभी भी तो वो कभी नहीं चाहते थे कि उसका पिक्चर आ जाए, क्योंकि तुम किसी भी समाज में पूर्णिमा के, लेकिन बोला मैं जहां पे भी जाती हूँ काम करने के लिए, कोई ना कोई इंटरनेट पे मेरा पिक्चर डाल देते हैं और ढूंढ के निकालते हैं मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। और फिर मैं ये तो बोलने वाली चीज नहीं है, फोटो नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन करते हैं, डिजिटली डाल देते हैं, और उनके फेस को मॉर्फ करके पॉर्न सीडीज बनाते हैं। तो बोलता है ये मेरे लिए बहुत ही, और फोन करके गाली देते हैं, माने इनह्यूमन चीज है। सोचो 2001 और ये 2023 पे बात हुआ था मेरा, तो 2023 में वैसे एक इंसिडेंट को सरवाइव करना और फिर इतना दिन रहना और फिर रिकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करना अपने लाइफ को, और आज भी अगर जाके तुम्हारे साथ तुम्हारा पिक्चर लगाया जा रहा है सीडी में कि इनके साथ तो ऐसे हुआ था, तो सोचो उनके लिए कैसा होगा। And she was raped because of being Hindu plus plus आवामी लीग सब कैडर, ये बहुत क्या यही दोनों। हाँ, अभी जो बीएनपी का जिक्र हुआ 2001 का इलेक्शन, तो आप अपनी बुक में भी लिखते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज था वो 2001 वाला 1971 से ज्यादा था। और इसमें फिर जैसे डॉक्टर अबुल बरकत का भी एक डेटा है जो डिक्लाइनिंग हिंदू पॉपुलेशन और ये सब। तो इस आर्गुमेंट को थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें कि हाउ 2001 वाज मोर हॉरिबल फॉर हिंदूज इन कंपैरिजन टू 1971। देखो 2001 में जब बीएनपी जमात पावर में आया, एक तो जमात के साथ बीएनपी पावर में आया, जमाते इस्लामी, बांग्लादेश जमाते इस्लामी, ठीक है, उसका इंडिया में भी ब्रांच है, इंडिया में जमाते इस्लामी हिंद करके। देखो बोलते तो है जमात ना एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है, तो बहुत सारे ब्रांचेस है उसका, ठीक है, लेकिन सब जाके एक ही मॉन्स्टर बनता है। हाँ, मतलब जैसे रूट तो इनका एक ही होगा। जैसे जमाते इस्लामी हिंद है, जमाते इस्लामी बांग्लादेश में चल रहा है, तो इनका जो लिंक है वो पाकिस्तान वाले से है, क्योंकि 1971 का हिस्ट्री अगर तुम पढ़ो तो लोकल कोलाबोरेटर्स थे पाकिस्तान आर्मी के साथ, अल बदर, अल शम्स, ये सब जो रजाकार्स, ठीक है, इस पे जमात भी थे, ठीक। तो जो एक्चुअली बोल रहा था कि ये लोग को टॉर्चर करो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस पाकिस्तान, तो बांग्लादेश तो पाकिस्तान ही था ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इस एक ही देश था, पाकिस्तान का 2 हिस्सा था, देश तो एक ही था। तो बांग्लादेश एक्चुअली पाकिस्तान ही था, बिल्कुल 1971 में उसका एक नया आइडेंटिटी हुआ। तो उसमें पाकिस्तान माने जो वेस्ट पाकिस्तान था, माने वेस्टर्न साइड था पाकिस्तान का, वो क्या चाह रहे थे आर्मी को भेज के? पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाक, पाकिस्तान वर्ड में क्या है? पाक है। पाक मतलब क्या? प्योर। तो नापाक क्या है? इम्प्योर क्या है? काफिर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस है ना, जमात एटसेट्रा, उस टाइम पे तो वो चाह रहे थे कि हिंदू नेस को हटा दो, सिर्फ बंगाली लैंग्वेज कल्चर तो है ही, एक आइडेंटिटी को मर्ज करो, उर्दू नेशनल लैंग्वेज वगैरह सब करके बनाओ, और बंगाली, क्योंकि बंगाली जो सेंस है ना वो बहुत
कॉम्पोजिट सेंस है, उसमें बहुत कुछ मिलके ये बंगाली आइडेंटिटी बनता है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है, हिंदूज है, ठीक है, तो एक डिफरेंट कल्चर लेके आते हैं। तो उसमें वही फोर्स 1971 में था, वही एक आइडिया 2001 हसीना इलेक्शन हारने के बाद अनलीश हो गया था, जिसका शिकार बहुत लोग हुए। उसमें पूर्णिमा रानी शील भी थी। तो तुम जो पूछे मुझे कि बहुत 1971 से भी ज्यादा दर्दनाक था कि नहीं, 1971 में क्या था, उधर हिंदू मुसलमान सबको मारा वेस्ट पाकिस्तान आ गए, सिलेक्टिव जेनोसाइड हुआ था हिंदूज का, ठीक है, वो जो नापाक जो हिंदूज था। लेकिन 2001 में ऑब्वियसली आवामी लीग के कैडर को मारा, लेकिन हिंदू के ऊपर अत्याचार एकदम टारगेटेड था। ठीक, तो तुम्हारा प्रिज्म अगर ह्यूमन राइट्स का ब्रॉड टर्म नहीं है, अटैक ऑन हिंदूज है, तो 2001 एक स्टैंड अप ईयर है कि इसमें बहुत मैंने वो जो ग्राफ है उसमें ग्राफ काफी ऊपर तक उठ जाता है। 2000 ईयर मैंने इतने सारे इंसिडेंट्स हुआ उसमें। मुझे किसी ने बताया कि मैं अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अनसेफ है आवामी लीग के लोग उधर आज के दिन में बांग्लादेश में कुछ बहुत सारे वर्कर्स सपोर्टर्स। तो किसी ने मुझे बताया था, बहुत सीनियर एक किसी ने मुझे बताया था कि इतना वो उस टाइम पे वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन में भी गए थे 2006 में कि 2001 में क्या क्या हुआ, कि एक ही रात में एक हिंदू महिला इतने बार रेप हुए कि उनका दिमाग खराब हो गया, वो बोल ही नहीं पाए उनके साथ क्या हुआ। जब फैक्ट फाइंडिंग मिशन गया कि क्या हुआ था आपके साथ, वो बोल ही नहीं पाए क्योंकि इतने बार एक ही रात में रेप हुआ अलग अलग लोगों से कि उनका दिमाग खराब हो गया। तो उसी टाइम का स्टोरी है पूर्णिमा रानी शील का, जो मेरे को ऐसे सामने बैठ के अपना स्टोरी बनाए थे। और मेरे लिए सुनना और लिखना, और मुझे बहुत बार अपने ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों सुन रहा हूँ ये चीज। मैं तो एक किताब लिख रहा हूँ बट इनको तो फिर से बोलना पड़ रहा है। तो मैं एक दो बार उनको बोला कि मैं आपको और बोलने का जरूरत है, तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैं तो मर गया, ये तो डेड बॉडी है, तो मेरे लिए तो कोई फीलिंग्स नहीं बचा, तो आप सुन लीजिए क्योंकि आप किताब लिख रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा 2001 खराब ईयर था। हाँ, क्योंकि जैसे जो मेजोरिटी है भी, जो लोग बात भी करते हैं, तो उनको 1971 ही पता भी है। 2001 में आपसे ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट 90% जो लोग मुझे दिखते हैं उनको पता भी नहीं होगा कि 2001 में भी हिंदुओं का जेनोसाइड टाइप का चीज बांग्लादेश में हो रहा था। ठीक, अभी जब आप इसका आंसर दे रहे थे तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की भी बात हुई। 1947 में पार्टीशन होता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन जाता है। क्रिएटिंग न्यू मदीना जो इन लोगों की थ्योरी थी वो हुई। फिर बांग्लादेश के जो लिबरेशन वॉर का सबसे बड़ा रीजन था क्या? जैसे एक आपने लिखा है कि जो उर्दू लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में, और उसके बाद से ही प्रोटेस्ट्स वगैरह ढाका यूनिवर्सिटी में शुरू हो गए थे। तो ऐसा क्या था वो जो एक तो ब्रेकिंग पॉइंट की जब पाकिस्तान को टूटने का तय हो गया था और 1971 का वॉर? वेस्ट पाकिस्तान ये पंजाबी वर्सेस बंगाली ठीक इशू है, तो उनका एक सेंस रेशियल सुपीरियरिटी था। एक मुझे पता नहीं तुम देखे हो कि नहीं, तो मैं इसके बाद तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। एक ना उनका ये है, एक स्किड है, ठीक है, जहाँ पे एक पाकिस्तानी क्रिकेट कमेंटेटर एक बांग्लादेशी क्रिकेटर के साथ बात कर रहा है, ठीक है, स्पूफ है। तो उधर जो पाकिस्तानी क्रिकेट कमेंटेटर है वो गोरा है, और जो बांग्लादेशी है ना वो काला है। अच्छा। और वो बहुत फनी तरीके से हिंदी बोल रहा है, जो बंगालियों का हिंदी थोड़ा सा, लेकिन वो पूरा अभी भी, ये 3-4 साल पहले की होगी चीज स्पूफ, तो अभी भी उनके जहन में है कि ये हमारा पुअर कजिन्स है तो मुस्लिम, हाँ। लेकिन ये हमारे पुअर कजिन्स है। तो इनके ऊपर इनसे एक रेशियल सुपीरियरिटी था वेस्ट पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान से हमेशा। उसके ऊपर तुम ये चीज रखो कि इतना हिंदू मुसलमान उधर एक साथ रहते थे, जितना भी प्रॉब्लम था, लेकिन एक साथ रहते भी थे। इनफैक्ट मैं तुम्हें ये चीज में हम आएंगे, अभी भी रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो बाइनरी है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बाइनरी है कि छोड़ के क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि कल्चर बहुत जगह पे आके मिल जाता है। जैसे उधर थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, जैसे अभी उधर भी काफी सारे घरों में एक मुस्लिम फैमिली में जब शादी होता है वो हल्दी लगाते हैं। अच्छा, हाँ, बांग्लादेश में
काफी सारे घरों में, क्योंकि और उनको क्योंकि कल्चर पहले तो वही हाँ, कल्चर भी और रहे भी वही होंगे, वो रहे भी बहुत सारे तो कन्वर्टेड, ज्यादातर मेजोरिटी तो यहाँ कन्वर्टेड है। हाँ। तो वो कल्चर ना, कल्चरल सिमिलैरिटी सेम था। ये चीज वेस्ट पाकिस्तान को बहुत दिक्कत देता था कि ये क्या है। ठीक। और एक तो लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम सोचते हैं हम सुपीरियर हैं, फिर ये लोग ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। शेख मुजीब इतना पॉपुलर हो रहा है, लेकिन आई थिंक टिपिंग पॉइंट एक नहीं था, अपने फायदे के लिए मल्टीपल, लेकिन ये बांग्ला लैंग्वेज एंड कल्चर को ये जो हटाना चाहा और उर्दू को इम्पोज करने चाहा, वो मुझे लगता है वो नैरेटिव भी है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है। वो एक ज्यादातर लोग को साथ में ले आया कि ये तो नहीं हो सकता कि मैं कल से उर्दू बोलना चालू करूँ। ठीक। तो उसमें जो ये मूवमेंट खड़ा हुआ, और शेख मुजीब का स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस भी था, उसमें उन्होंने सबको शामिल कर लिया, हिंदू मुसलमान बोल के, कि हम लैंग्वेज और कल्चर का जो मूवमेंट है, जो सेंस है, उसको हम रिलीजन के ऊपर रखेंगे। नहीं तो सेम ही है ना, वेस्ट पाकिस्तान और तुम्हारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन का रिलीजन तो सेम है, तो अलग क्या है? अलग है ये बंगाली आइडेंटिटी जो आता है कल्चर और लैंग्वेज से। तो आप जैसे बांग्लादेश काफ़ी कवर करते हैं, आप जाते रहते हैं, आपने बुक लिखी, अभी भी जो चीज़ें देख रहे हैं, तो अब जो ये जैसे मतलब ये मैं भी थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ बुक से थोड़ा, जो एक ये चलता है, जैसे हम देखते हैं कि लैंग्वेज सुपीरियर है हमारी, रेशियल सुपीरियरिटी है, रिलीजन कुछ नहीं होता, ये सही में ही एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? क्योंकि जैसे 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश का जब हुआ, तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट क्रिएट दिस कंट्री इज नॉट अ कंट्री ऑफ हिंदूज, नॉट ऑफ मुस्लिम, दिस इज अ बांग्ला कंट्री। और अभी अगर हम देखें 2024 में, तो क्या चेंज हो गया? मतलब बांग्ला कंट्री तो है ही जैसे, बट हिंदूज आर नॉट सेफ। अब वो कह रहे हैं कि देखो, हिंदू पहले तो मैं बोलूं, पहले हिंदूज वर नेवर सेफ इन बांग्लादेश, ठीक है? तो ये एक मिथ है कि ये बहुत एक इजी बाइनरी बनाया जा रहा है कि शेख हसीना के टाइम पे हिंदू सारे सेफ थे। तुम बोल सकते हो रिलेटिवली सेफ थे या नहीं थे, लेकिन वो बीएनपी के उसमें थोड़ा ये कम मारते थे, तुम बोल सकते हो। अब इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, जो सोचो कि तुम जैसे तुम और मैं अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए भी कर रहे हैं, तुम तो पहले भी हम मिलने की, बट जनरली सोचो अगर इसलिए भी कर रहे हैं कि क्योंकि ये टॉपिक अभी रेलेवेंट है। अब एक हफ्ते बाद से तुम और किसी चीज पे बात करोगे तो एक हफ्ते बाद क्या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा? लेकिन वो उधर भी लोकल हेडलाइन भी नहीं बनेगा, इंडिया में भी हेडलाइन नहीं, ग्लोबल हेडलाइन बनेगा। समझ रहे हो? तो वो कोई सिविल सोसाइटी में नहीं देखता है कि ये जो परसिक्यूशन है, ये ऑनगोइंग परसिक्यूशन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें ना, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कि ऐसे नहीं कि हिंदू सारे उधर मार खा रहे हैं, ऐसे नहीं। तुम अगर ढाका में जाओगे, इनफैक्ट सिर्फ ढाका नहीं, तुम कहीं पे भी जाओगे तुम्हें बहुत रिच हिंदूज मिलेंगे। ढाका में तो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स है, दुर्गा पूजा में। इनफैक्ट ये जो नया मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट आया, उनको वो एक प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम पे हमारा 4 दिन का होता है ना, 3 दिन का छुट्टी दिया जाएगा बांग्लादेश में, क्योंकि दुर्गा पूजा है। ठीक। तो ये एक खुद को दिखाने की एक हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो सकता है, लेकिन सोचो इस माहौल में ये चीज भी कंसिडर किया जा रहा है एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में। तो लेकिन परसिक्यूशन भी चलता है, ठीक है? और वो कंटिन्यूअस परसिक्यूशन है, जो 30% से 8.5% आ गए। क्योंकि वो नंबर्स तुम अगर डेटा देखोगे, वो नंबर तो संजीव सनेल जी का बहुत एक मेरे बुक लॉन्च पे ही पिछले साल उन्होंने बताया था कि ये सब बातें ठीक है, लेकिन डेटा पे बात करो। और अगर कोई डेटा पे बात करे ना, मेरे लिए कोई उस पे उसका काउंटर नहीं है। लेकिन क्योंकि तुमने जैसे बताया, मैं बांग्लादेश में काफी घूमता हूँ, जो सेंस था ना 1971 में जो सेंस आया, वो सेंस है बांग्लादेश में। पिछले हफ्ते का देख के वो सेंस को लेके बात करना ट्रोल होने का बराबर है, क्योंकि जहाँ पे इतने लोगों को ऐसे मारा गया। लेकिन एक सेंस है दैट तुम बहुत कॉन्शियस हो कि तुम मुस्लिम हो, और मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ इतना मिल सकते हैं। वो लैंग्वेज वाला ही उसके कारण, वो लैंग्वेज वाला कॉमन कल्चर की, जैसे मैंने हल्दी लगाने का बात किया, ठीक है? तो मैं एक्चुअली गांव में जाके देखा हूँ बांग्लादेश में। 2023 में भी, 2023 के अक्टूबर में मैं दुर्गा पूजा में अभी उधर ही रहता हूँ, बांग्लादेश में घूमता रहता हूँ, ठीक है? तो सोचो एक पंडाल है दुर्गा, छोटा गांव में, बड़ा ढाका का पंडाल नहीं, छोटा पंडाल, तो उधर गांव में हो रहा है, प्लास्टिक चेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है? दुर्गा प्रतिमा लगा उधर है, उधर पूजा हो रहा है, हिंदूज पूजा कर रहे हैं। कोई बुरखे में 2 लेडी गांव के ही, वो देख रहे हैं बैठ के, ठीक है? पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अलग है, हम अलग है। लेकिन
इतना कंफर्टेबल है कि उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि नहीं ये जो हो रहा है ये तो ब्लास्फेमी है, इनको तोड़ना है। उनको कोई प्रसाद दे रहा है तो वो फल समझ के ही खा रहे हैं। तो इतना गांव में भी है। लेकिन देखो ऐसे समय पे ऐसे बात करने का दिक्कत यही होता है कि तुम उस चीज को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो सही है कि उसी में वही लोग मारा भी जाता है। कौन सा पार्क था जहां शेख मुजीबुर की मूर्ति वगैरह सब तोड़ दी। हाँ, तो मेरे को एक्चुअली किसी जगह कोई बोला कि ये कितने हैं वो कितने हैं, तो मैं बोला यार ये गिनेगा कौन कि ये कितने हैं वो गिने है। और लेकिन है ये बोलना कि नहीं है, ये बोलना कि 1971 में जो सेंटिमेंट था वो सेंटिमेंट अभी नहीं है। शेख मुजीब का मूर्ति गिर गया, लेकिन बांग्ला लैंग्वेज और बांग्ला कल्चर जो बहुत फूड सेम है, इधर सोचो कोई बीफ खाता है उधर नहीं खाता है, ऐसे टाइप का है ना। कुछ चीजें अलग है। घर में शादी नहीं होगा, हिंदू मुसलमान शादी बहुत दिक्कत वाली चीज है अभी भी। और लॉफुली भी अगर करो तो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें जाके बोलना पड़ेगा कि तुम एथिस्ट हो। अच्छा, तुम्हें कोर्ट में जाके दोनों को बोलना पड़ेगा हम एथिस्ट हैं, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम शायद घर में प्रैक्टिस करते हो, तो घर में सोचो कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस में, लेकिन बाहर ऑफिशियली तुम्हें बोलना है हम दोनों एथिस्ट हैं, हम स्पेशल मैरिज एक्ट में, क्योंकि इस्लामिक लॉ के अंदर ये तो शादी ही वो इंफीरियर, लेकिन एक लीगली एक रास्ता है कि तुम बोल सकते हो कि तुम एथिस्ट हो और तुमने शादी कर लिया, अनलेस तुम कन्वर्ट करके कर रहे हो, वो अलग बात है। अभी हमने ये पीछे जो 2 सवाल पूछे उसमें शेख मुजीबुर रहमान का डिस्कशन आया, थोड़ा सा ये शेख मुजीबुर रहमान के बारे में बताइए कि ये क्या फिगर थे, ये क्या मतलब हु वाज ही? शेख मुजीबुर रहमान कितना बड़ा था, वो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए ना, उनको शायद पता भी नहीं था शेख मुजीब किसका स्टैचू, जिस पर यूरिन करते हुए वीडियो आई थे। लेकिन ये भी है कि बांग्लादेश बहुत यंग कंट्री है, तो एक वो जो हसीना का जो नैरेटिव है ना कि 1971 में हम इस पाकिस्तान से बांग्लादेश बना और मेरा ही फैमिली और मेरा फैमिली का सुप्रीम सैक्रिफाइस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौशलेश ये कम होते जाता है। ये तुम हर देश में देखोगे, ठीक है। जैसे गांधी फैमिली इंडिया में, अगर मैं क्योंकि समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो बहुत दिन तक तो चला कि हमारे फैमिली का असैसिनेट किया गया था, इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी, फिर एक टाइम के बाद आके वो नैरेटिव, हाँ लोग बोलते हैं हाँ हुआ था, लेकिन हमें कुछ और अब चाहिए, है ना, वो पुराना हो गया, वो पुराना हो गया। तो वो स्टेज बांग्लादेश में आ चुका था। जो मैंने लिखा था एक आर्टिकल में, मैं ट्विटर में, किसी ने इनफैक्ट कोई मेरा फॉलोअर ही मुझे दिया, ये तो आपने लिखा था, तो मैं दिसंबर में पिछले साल लिखा था कि वो 1971 का जो आइडिया था वो अभी चला गया है, ओवर स्ट्रेच हो चुका है, अभी इस्लामिक बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। तो मैं लिख के, वो ओपिनियन कॉलम आया था प्रिंट में, उस टाइम पे तो चल गया था, लेकिन मैं वो क्योंकि मैं भूल भी गया था, तो मैंने सोचा यार आज के दिन में तो बहुत सही है, रिलेवेंट है, तो मैंने उसको फिर से रिट्वीट किया, लोगों ने देखा, बट मैं खुद ही भूल गया था। लेकिन वो चीज़ मुझे सेंस हुआ कि आज के जो यूथ है ना, वो यूथ में ये 90 मैंने हाँ ठीक है हुआ लेकिन हम तो हसीना को ही देख रहे हैं। पिछले 15 साल में स्ट्रेट हसीना का रूल है, तो जितना एंटी इनकम्बेंसी है हसीना के खिलाफ है। अच्छा, हसीना किन के क्लोज है? इंडिया के क्लोज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्लोज है, तो गुस्सा उधर आ रहा है। एक सेंस है बांग्लादेश सिविल सोसाइटी में कि इंडिया डिसाइड करता है बांग्लादेश में क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है। जब तक हसीना थी वो सेंस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इंडिया डिसाइड करता है हमारे देश का फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या बनेगा, सब कुछ इंडिया कंट्रोल करता है, और हसीना इंडिया का पपेट है। तो ये बहुत ज्यादा 1971 में मुजीब का जो सेंस है ना, उस सेंस से यंग बांग्लादेश आगे चला गया। लेकिन मुजीब कौन था? फादर ऑफ द नेशन था। मुजीब के लिए अराउंड मुजीब वो सेंटिमेंट बना कि पूरा बांग्ला विल रिजेक्ट उर्दू, हम बंगाली है और हमें अपना होमलैंड चाहिए जो इस पाकिस्तान नहीं है, जो एक अलग कंट्री है, ठीक है। उन्होंने काफी हद तक, जो अभी भी कलकत्ता में वीजा ऑफिस में, बांग्लादेश वीजा ऑफिस में अभी VIP लाउंज है, ठीक है, तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना, लेकिन तुम अगर एक्स्ट्रा 2000 रुपया दोगे तो तुम उधर जाके चाय कॉफी पी सकते हो, तो कोई आके तुम्हारा फॉर्म फिलअप कर देगा वीजा के लिए, बांग्लादेश वीजा के लिए। तो उधर मैं बैठा था एक बार जाके, तो उधर बड़ा बड़ा करके लिखा है मुजीब का कोट कि ये देश ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, उनका है जो इस देश को अपना समझता है। तो शेख मुजीब वो बंदा था जो जिनके इर्द गिर्द और जिनके विजन से बांग्लादेश बना। अब लेकिन मुजीब का एक दूसरा पहलू है, वो है 1946 ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स का डायरेक्ट एक्शन डे का पहलू। अब इसमें और रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि एक फिल्म बना है, मुझे पता नहीं तुम देखे हो कि नहीं, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, श्याम बेनेगल जी ने बनाया है। वो फिल्म इंडिया में पिट गया है।
अच्छा। तो वो फिल्म जब बना और रिलीज होने से पहले चंद लोगों को दिल्ली में दिखाया गया था INB मिनिस्ट्री से, तो उनमें मैं भी था और मैं बहुत स्ट्रांगली उसमें बोला था कि ये बहुत ही बकवास पिक्चर है क्योंकि इधर हिस्ट्री को व्हाइट वॉश किया जा रहा है। तो उधर सुहरावर्दी जो बुचर ऑफ कैलकाटा, सुहरावर्दी को दिखाया गया है कि मुजीब लीडर बोल के बोल रहा है, संबोधन कर रहा है, और सिर्फ वो नहीं बोल रहा है कि लीडर सब लोग आपको दोष दे रहे हैं कि ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के लिए, लेकिन लोगों को जानना चाहिए कि आपने तो बचाया है सबको। तो इतना ज्यादा व्हाइट वॉशिंग किया कर रखा है। इतना ज्यादा। तो मैंने जो स्क्रिप्ट राइटर, श्याम बेनेगल जी तो नहीं थे, तो जो स्क्रिप्ट राइटर थे, तो मैं उनको बोला कि आपने क्या लिखा, क्या खा के लिखा है, क्या है मतलब, हाँ, लेकिन क्या ही बोलूं क्योंकि ये तो हमारा गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट मिलके ये पिक्चर बनाया और इधर भी सैंक्शन हुआ, तो वो बांग्लादेश में चला भी थोड़ा बहुत। तो शेख हसीना जी के लिए एक इलेक्शन ये भी था, पीआर ड्राइव भी था कि पापा के ऊपर एक फिल्म बन गया, लेकिन उसमें काफी ज्यादा व्हाइट वॉशिंग हुआ है। लेकिन एक एग्जैक्टली क्या रोल था, मैं शेख मुजीब इतना मैं बोल सकता हूँ बहुत क्लोज थे सुहरावर्दी के साथ, यंग लीडर थे, और जब ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुआ था कैलकाटा में, जो हॉरिफिक मैसेकर था, जो गोपाल मुखर्जी ने, गोपाल पाठा जी ने, नहीं होता तो आज का जियोग्राफी कुछ शायद अलग होता। तो उस टाइम पे शेख मुजीब का क्या रोल था कि नहीं, एक बात है कि आप किसी के फैन हो या किसी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आपका रोल ना भी हो सकता है, लेकिन ये चीज किसी जगह पे पॉइंट आउट किया गया है। लेकिन जो लार्जर नैरेटिव बना शेख मुजीब को लेके, वो 71 के इर्द गिर्द बना, जो 46 वाला गायब भी है लगभग, गायब भी है, लेकिन इस पे रिसर्च, मुझे लगता है इस पे रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि तुम डायरेक्ट एक्शन डे में शेख मुजीब का रोल क्या था। ठीक, एक मैं सवाल बीच में ध्यान में आ गया, जैसे जो हमने 2 सवाल पीछे पूछा था, बांग्ला आइडेंटिटी और जो ये वाला, तो सपोज ऐसे हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आज जो बांग्लादेश में जो मुस्लिम है उसको एक बाइनरी में चॉइस देते हैं कि इस्लाम वर्सेस बांग्ला लैंग्वेज चूज, तो वो क्या चूज करेगा? एक एक्चुअली जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो दोनों को लेके रहते हैं, दोनों को, तो उनके दिमाग में दोनों चीज चलता है कि हम बंगाली फिर भी अगर जैसे थोड़ा बहुत भी अगर हम देखें कि ये बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि इस सवाल के ऊपर डिपेंड कर रहा है बांग्लादेश में हिंदू रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि तुम अगर पूरी ही अपने वो आइडेंटिटी को हटा, देखो एक तो हमने देखा मुजीब के स्टैचूज के साथ क्या हुआ, तो तुम हिस्टोरिकली वो चीज नहीं मान रहे हो, लेकिन वो चीज उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस पॉलिटिकली मुजीब को या उनके डॉटर को ना देके भी तुम्हारे में एक बांग्ला आइडेंटिटी है। लेकिन अगर वो आइडेंटिटी को पीछे रख के अगर ये इस्लामिक आइडेंटिटी ही सब कुछ हो जाता है, तब तो क्या ही रह जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके मतलब उस पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो इस्लाम है वो कोई और आइडेंटिटी का मौका ऐसा देता ही नहीं है, मतलब उसमें एक ही आइडेंटिटी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। बांग्लादेश एक ऐसा, बांग्लादेश देखो हर तरह एक ना, हम जब लार्जर नैरेटिव की बात करते हैं, लार्जर नैरेटिव पे जाते हैं ना, तो हम नुआंस छोड़ देते हैं। बांग्लादेश एक बहुत फ्लॉड, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैं ही तुम्हें बताया कि ऐसा नहीं था कि शेख हसीना के टाइम पे परसिक्यूशन नहीं हुआ था हिंदुओं से, लेकिन बांग्लादेश एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे बंगाली लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू से, जहाँ पे इस्लामिक आइडेंटिटी होने के बावजूद भी आप साथ साथ रह सकते थे। क्योंकि मैं तुम्हें एग्जांपल दिया पिछले साल का, जहाँ पे मैं अपने आंखों से देखा। मुझे अगर कोई बता दे कि अच्छा तो अब क्या हुआ, तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं उसका यही हो सकता है कि वो जो एक्सपेरिमेंट था वो अब वो फेल होता दिख रहा है, एटलीस्ट लास्ट वीक तो कम्प्लीटली। तो मैं हमेशा बोलता था, मैं ये चीज किसी को बोला है इनफैक्ट, कि देखो वो आर्गुमेंट होता है ना, ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, तो वो ग्लास ही टूट चुका है पिछले हफ्ते, तो अब तो हाफ और एम्प्टी क्या ही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके अभी करंट उस पे तो हमको वो सक्सेसफुल नहीं दिखता। इस सेंस में तुम्हें बताऊं, ये जो मूर्ति को हटाया गया है, ये सिर्फ मुजीब का मूर्ति है इसलिए नहीं हटाया गया। वो कॉलम आ जाएगा शायद प्रिंट में, आज या कल मैंने लिखा, इसलिए भी हटाया गया है कि मूर्ति अनइस्लामिक, ब्लास्फेमी है ना, वो कुफ्र है वो मूर्ति पूजा। वो कौन सा आइडेंटिटी है? वो तुम्हारा इस्लामिक आइडेंटिटी है। तो दिख रहा है कि वो सुप्रीम हो रही है विद इन स्पैन ऑफ 53 years, we can say. Not just within span of 15 years, even in between. हसीना के टाइम पे भी, मैं वो आर्टिकल लिखा, हसीना के टाइम पे भी मैंने, हसीना प्राइम मिनिस्टर है, मुजीब का कहीं पे मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति को जाके तोड़ा गया। हाँ, नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो 1971 में जैसे था, 1971 से बांग्ला आइडेंटिटी बहुत ज्यादा सुपर हो गई थी, अब बैलेंस में ये इस्लामिक आइडेंटिटी इज टेकिंग ओवर। ठीक, एक जब हम बांग्लादेश के बारे में, जो यहाँ दिल्ली और आसपास लोग रहते हैं, तो
जो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जानते हैं, तो कोमिला राइट्स, कोमिला ही कहते हैं उसको मेरे ख्याल से, कोमिला राइट्स, उन राइट्स का बहुत डिस्कशन होता है आपकी बुक में, उसके ऊपर है काफी कुछ। वो एक फेक न्यूज थी 2021 के बाद का। हाँ, ये क्या था कोमिला राइट्स का, ये जो फेक न्यूज वाला? दुर्गा पूजा का टाइम था। दुर्गा पूजा अक्रॉस बांग्लादेश सेलिब्रेट होता है, तो इनफैक्ट कभी अगर बांग्लादेश जाओ, चलेंगे बांग्लादेश अपना ही है, वो चला जाएगा। दुर्गा पूजा तुम अगर ढाका में देखोगे ना, हाँ, और चिटागोंग में देखोगे, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा हिंदू रहता है, तुम्हें लगेगा तुम वेस्ट बंगाल में हो। ऐसे ही दुर्गा पूजा होता है, ठीक है। तो ग्रैंड, एकदम ग्रैंड, और करोड़ों, माने 10-12 करोड़ का एक पंडाल, जो बड़ा पंडाल वो बनता है, ठीक है। और बहुत सब लोग आते हैं उसमें, ठीक है। पूजा करने नहीं आते शायद, लेकिन आते हैं। हाँ, ये तो बंगाल में भी है। जैसे बीच में रोका मैंने आपको, बंगाल का मैंने लास्ट दुर्गा पूजा देखा। जैसे अभी आपने बोला 4 दिन का दुर्गा पूजा, तो जैसे इधर वालों को समझ में नहीं आएगा कि ये तो क्या बोल रहे हैं, 4 दिन का, 9 दिन का होता है हमारे वहां तो। बट बंगाल में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, वो मतलब षष्ठी को तो एक प्रीएम्बल की तरह, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, वो बोधन से शुरू होता है उधर, और ऐसे चलता है। तो मैंने देखा कि जैसे, अच्छा, दिल्ली में भी जैसे बहुत सारे पंडाल लगते हैं, तो इधर पूरी रात जागरण हो रहा है, वो गाने, पूरा वो रिलीजियस टाइप ज्यादा रहता है। बंगाल में मैंने देखा कि वो मेला टाइप का ज्यादा है, फेस्टिविटी। हाँ, मतलब लोग घूमने का पर्पस जैसे ज्यादा, स्पिरिचुअलिटी वाला थोड़ा, मुझे लोग हॉपिंग पंडाल्स टाइप का, कि आज मैंने 10 पंडाल घूम लिए। तो उसमें जिसको करना है वो बहुत सीरियसली करते हैं। वो पंडाल के वो जो बाड़ियां अभी है, जो बाहर जो है वो एक फेस्टिवल है, सच धज के सब जैसे दशहरे पे हम लोग मेला देखने जाते हैं, तो ये चीज नॉर्थ के लिए बहुत ज्यादा, ट्विटर में भी आता है ये सब डिबेट, नॉर्थ के लिए ये चीज समझना, क्योंकि उस टाइम पे लोग बिरयानी खा रहे हैं और चिकन बिरयानी खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मिल रहा है, वो पंडाल के बाहर ओपनली मिलता है, और ये बहुत नॉर्मल है। इधर 9 दिन का व्रत रखे हुए हैं, 9 दिन का व्रत रखे, जो नॉनवेज खाते हैं वो भी उस टाइम पे नॉनवेज नहीं खाते, और हमारे उधर कलकत्ता में ज्यादा खाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मीट कंजम्पशन होता है, क्योंकि फेस्टिव मूड होता है। और नवमी की, 10वीं के दिन तो वो बलि वाला भी चलता है ना, देखो वो तो ट्रेडिशन भी है। लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो एक रिलीजियस ट्रेडिशन, पहले तो बलि भी अभी भी होता है, कम होता होगा लेकिन होता है। बट अब भैया थोड़ा दुख देखे, जैसे शाक्त ट्रेडिशन आपने बोला, वो ठीक है, मैं तो सपोर्ट में हूँ उसके। बट मैंने देखा बंगाल में भी लोग अब जैसे केले की बलि देते हैं, वो मछली का सिंबॉलिक, जैसे जो बाड़ियां बनी हुई है, जैसे राजबाड़ी होती है जो, उस तरीका। ठीक, हाँ, कोमिला राइट्स पे हम थे। तो कोमिला राइट्स में क्या था, तो वो फेस्टिव एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे। तो एक कहीं मंदिर के बाहर या पंडाल के बाहर हनुमान जी की मूर्ति थी, उसके ऊपर किसने कुरान रख दिया, ठीक, और वो पिक्चर खींच के व्हाट्सएप में सर्कुलेट हुआ। तो राइट शुरू हुआ उधर से, और अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स बांग्लादेश में राइट्स हुआ। और जिस घटना से मुझे ये किताब लिखने का, मैं तब था नोएडा में, अच्छा, हाँ, 2021 में इंडियन टुडे न्यूज रूम में। और उस टाइम पे क्या होता था, बंगाली तो मीडिया में भरे पड़े हैं ना, इंग्लिश मीडिया में, तो सबको छुट्टी देना पड़ता है, क्योंकि घर जाएगा कलकत्ता। मैं एडिटर था, मैं बैठा हूँ, अच्छा, और मैं सोच रहा हूँ यार दुर्गा पूजा चल रहा है, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, और एक एक करके वो न्यूज आ रहा है। तो न्यूज कराना भी है उसको, सारे इनपुट्स लेके, तुम जानते हो कैसे स्टोरी बनते हैं। पिक्चर लेना है, आप बहुत ज्यादा ग्राफिक्स पिक्चर ले भी नहीं सकते, तो ऐसे पिक्चर जहाँ पे सेंस भी आ रहा है लेकिन उतना तुम ब्लड नहीं दिखा रहे, वो भी है। तो मुझे लगा यार ये क्या है। तो मैं अभिषेक को, मैं उससे पहले से जानता था, तो मैं अभिषेक को फोन किया कि यार चलेंगे, कि देखे तो जिस जगह के बारे में तुम बात करते हो जगह है कैसे। तो मैं पहले गया था बांग्लादेश बचपन में मेरे पापा के साथ, लेकिन 2021 में हमने वो अक्टूबर के टाइम पे डिसाइड किया कि जाएंगे, और 2022 में जाके मुक्ता शाह और बाकी जिनका मैंने बात किया उनसे मैंने एक्चुअली देखा, तो उन जो मुक्ता शाह है ना, नोआखाली में है, वही नोआखाली जिसके बारे में हम लोग अभी बातचीत किए। तो लोग आके, तो उन्होंने उनके भाई को मार दिया था, ठीक है, और वो खिड़की से देखी कि उनके खिड़की में ऐसे बार्स लगा हुआ था, तो अंदर नहीं आ पाए, कि उसको भाई को पीट के मार दिया। तो वो मेरे को देख के मुझे बताया कि आप कहाँ थे। तो मैं सोचा ये क्या सवाल है, कि मैं तो पहले में तो जानता नहीं था इनको ना, मैं पहली बार मिला थी। हाँ। तो मैं बोला मैं कहाँ था, मतलब मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। तो बोला जब नेबर जब दुश्मन बन जाते हैं, पड़ोसी जब दुश्मन बन जाता है, तब जिनको मैं जानती नहीं, उन्हीं से होप रहती है, तो आपको तो आना चाहिए था पिछले साल। वो ट्रॉमा बोल रहा था। तो उसका मैं चुपचाप बैठा रहा उधर। मेरा जो भी सवाल था ना, वो 2-3 करके मैं उसके बाद कुछ, क्योंकि इतना पावरफुल स्टेटमेंट है,
तो उस फेक न्यूज के बेसिस पे अक्रॉस बांग्लादेश अलग अलग जगह पे riots हुआ। 117 हिंदू टेम्पल या पूजा पंडाल जलाए गए थे और हाँ। 301 दुकानें और घर जलाए गए थे। तो डेली स्टार की खबर थी। डेली fake स्टार news। तो बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है, हाँ। इसलिए फैक्ट चेक करे कोई वो देख हाँ, ले। हाँ। इससे मैं तुम्हें जो पहली चीज बताया कि परसिक्यूशन 2021 में तो हसीना वाज प्राइम मिनिस्टर, तो चलो फेक न्यूज हुआ, ठीक है, एक जगह पे हुआ, ठीक है, इतना स्प्रेड हाँ, कैसे मतलब कर गया? अब 117 पुलिस आपके, पैरामिलिट्री सब आपका आपके, है। तो आप क्यों रोक नहीं पाए? आप तो रोक पाते थे ना, 3 दिन क्यों लगा आपको रोकने में? तुम जानते हो पुलिस अगर चाहे तो तुरंत रोक कर सकते थे, सकती है, तुरंत हाँ। कर सकती है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, एवरी वंस इन अ वाइल ना हसीना चाहती थी कि अच्छा कुछ हो जाए। हसीना ने वो नहीं बोलूंगा, उसके उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे लोग चाहते थे कि अच्छा ठीक है हो रहा है अब बंद कर देंगे, लेकिन हुआ। तो ये भी सच और है। ये रखी किसने थी वो कुरान, वो हनुमान जी वो की जब पैर बाद पे? में अरेस्ट हुआ, वो देखा गया, वो मुस्लिम लड़का ने वो रखा और उसको, सुपरिटेंडेंट फारूक अहमद ने बताया कि वो रखने वाला 35 साल का इकबाल हुसैन था। हाँ, उसको बोला गया, बाद में बोला गया उसका मेंटली डिसऑर्डर वो है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये तो एक पूरा ना एक ट्रेंड चल रहा है कि हाँ। इनका कोई भी ऐसा पकड़ा जाता है तो वो जैसे अभी वो अजमेर शरीफ का जो चिश्ती का वो था रेप, वो उसको बोल दिया गया मेंटल इल है। जिसने कन्हैया लाल को माला बोल देंगे वो मेंटल इल था। तो सोचो वो मेंटली थे भी नहीं थे, हाँ, लेकिन मतलब, एक मुस्लिम लड़का ने रखा और ये बोला गया हिंदूज ने ऐसे किया, और अक्रॉस बांग्लादेश 2021 में राइट शुरू हो गया। और ये जो एक फेक न्यूज, ये कारण इतने हिंदुओं को वो हुआ। सेम 1946 में भी जो नोआखली है वो भी एक फेक न्यूज के कारण ही था। वो राजेंद्र लाल चौधरी और गुलाम सरवर हुसैन की जो वो चीज थी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? वो तो तंत्रा जो हाँ। प्रैक्टिस है कि बोला कि वो तंत्रा कर रहे हैं, हाँ, वो और कि बहुत राजेंद्र लाल ने किसी तांत्रिक को बुला रखा और तेरे खिलाफ तंत्र करवा रहे हैं, तंत्र बस कर रहा तो उसी पे हार वो- जाएगा। लेकिन इसका मैं ये इसके बार काउंसिल के चुनाव के लिए बार दोनों काउंसिल थे। के, और सोचो कितना पावरफुल था। लेकिन इसका एक हिस्टोरिकली इसका एक इससे पहले एक चीज हुआ था जो था ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, डायरेक्ट क्योंकि एक्शन उस टाइम पे भी ये दुर्गा पूजा के टाइम का इंसिडेंट है। में। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। उसके बाद से उस जिन्होंने बोला कि डायरेक्ट एक्शन डे होगा, तो दिल्ली में रिपोर्टर ने पूछ लिया कि डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? तो जिन्ना का जवाब था, आप नेहरू से क्यों नहीं पूछते डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है? और डायरेक्ट एक्शन का मतलब जो था वो है कि उसमें तो पिक्चर मैं सुन रहा हूँ बनेगा या वटेवर, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, और भी रिसर्च होना चाहिए और बहुत क्रेडिबल रिसर्च होना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन का मतलब था कि चुन चुन के हिंदू घरों से महिलाओं का रेप किया जाएगा और मारा जाएगा, और हुआ भी है, हुआ भी। तो गोपाल मुखर्जी आए कहीं हाँ। से और उसका विरोध किया, तो बहुत मुसलमान राइटर्स मारे गए। और गोपाल मुखर्जी का तुम शायद जानते भी हो गोपाल मुखर्जी के बारे में। मैं उनका घर भी देख के आया जब मैं बंगाल गया था। तो उनका जो ग्रैंडसन है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शांतनु मुखर्जी। तो उनका ना रूल्स ऑफ एंगेजमेंट था कि देखो हमारे साथ जो हुआ हम वो नहीं करेंगे, हम रेप नहीं करेंगे, हम बच्चे को नहीं मारेंगे, बूढ़े को नहीं मारेंगे, एकदम प्रॉपर सनातनी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन ये भी था कि तुम अगर एक हिंदू को मारोगे हम 10 मुसलमान मारेंगे, तो एक के बदले में 10। जो बोलना अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक स्लोगन है, लेकिन उसमें उस तरीके रियलिटी उस टाइम पे हुआ था। रियलिटी को प्रॉब्लमेटिक कह के डिनाई कर सकते हैं, उसको थोड़ी नहीं कर सकते। तो उसका जो गुस्सा था, तो वो क्या हुआ, तो जिन्ना दौड़ के आया गांधी के पास कि आप रुकी, गोपाल मुखर्जी को रोकिए। तो उन्होंने गया गोपाल मुखर्जी के पास कि गोपाल तुम शस्त्र छोड़ो, अपने वेपन्स मुझे सबमिट कर दो। एंड ही डिनाइड कि मैं नहीं करूंगा। he said नेल भी, हाँ, अगर मैंने यूज किया है हिंदुओं को बचाने के लिए तो नहीं रखूंगा। तो अब तो वेपन्स की बात कर रहे हो। ठीक। उसका जो गुस्सा था ना वो नोआखली में आके ठीक फटा, और कोई गोपाल मुखर्जी था नहीं उधर, क्योंकि गोपाल मुखर्जी तो कैलकाटा में था। ये फिर इससे थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा है बुक से, मतलब ये लास्ट में ही पूछ सकता था बट चला तो मैंने सोचा अभी पूछूं। एक ही गोपाल पाठा, गोपाल मुखर्जी हमको दिखते हैं 1946 में। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये दर्द है, मेरा भी एक दर्द है कि क्या अब जो वो धरती है उधर अब गोपाल पाठा पैदा नहीं होते, दोज हु कैन टेक केयर ऑफ देयर सोसाइटी इन केस ऑफ स्टेट फेलियर, या जब स्टेट कोलाबोरेशन में हो विद दीज जॉम्बीज। तो गोपाल, जैसे बांग्लादेश में हम देखते हैं, जैसे कोमिलाव हुआ या 19 मतलब जब भी हुआ, कभी भी कोई सा भी ईयर हो फॉर दैट, गोपाल पाठा दोबारा ऐसे कोई हमको सुनने में नहीं आता है। गोपाल पाठा को देखो, एक तो हिस्ट्री का फुट, ये हमारे हिस्ट्री राइटर्स को पूछना चाहिए। और गोपाल पाठा अब एक किताब आया है बांग्ला में जो ठीक, वो भी अब बांग्ला में आया है। बांग्ला में आया है,
तो एक गोपाल पाठा के मेरा एक दोस्त लिख रहा है, ठीक है, इंग्लिश में? इंग्लिश में। अच्छा है। तो उनको तुम जानते हो ट्विटर से, तो मैं उनका परमिशन नहीं है इसलिए तुम्हारे पॉडकास्ट पे नहीं बोल रहा हाँ, हूँ, ठीक लेकिन है। तुम एक पॉडकास्ट उनके हाँ, साथ नहीं, कर लेना। बिल्कुल करना है। और वो बहुत फेमस आदमी है हाँ, ट्विटर हाँ, पे भी, और ठीक, मैंने ठीक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ठीक। तो मेरे को बोला गया था लिखने के लिए, तो लेकिन वो ज्यादा अच्छा लिखेगा, अच्छे तरीके से लिखेगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत और चीजों में भी हाँ, है उस हाँ। पीरियड का। तो एग्जैक्ट गोपाल पाठा के ऊपर उनका इंटरेस्ट है, और वो शायद वो बहुत जल्दी 1 साल के अंदर आ जाए। हाँ, मतलब क्योंकि हमने ये वेल देखा कि रिसर्च। गोपाल पाठा पे आप सुन के हैरान रहेंगे, यूट्यूब पे जो मोस्ट व्यूड वीडियो है वो द हिंदू कैफे की है। हाँ, हमने जो बनाई थी, हाँ, मतलब एक हमारी ही वीडियो है जो 1 लाख के करीब छू रही है। नहीं, हाँ। गोपाल पाठा, जबकि गोपाल पाठा के मेरा बस चले मैं तो मूर्तियां बनाऊं, हर जगह लगाऊं, जैसे हर चौराहे पे। बट इसको कैसे देखेंगे आप, गोपाल पाठा का? मेरा एक इंटरव्यू है गोपाल पाठा के ग्रैंडसन के साथ प्रिंट के अच्छा। लिए, वीडियो इंटरव्यू। उसमें इंग्लिश सबटाइटल बांग्ला में बोला, लेकिन वीडियो से वो तुम देख लेना। ठीक। कैसे देखेंगे ये बहुत ही हाँ, मतलब जैसे, मतलब सिर्फ यही नहीं, जैसे गोपाल पाठा ही नहीं, चलो कोई कहेगा मतलब इस पे कि ये तो मतलब वायलेंस को प्रमोट करने वाले को ढूंढ रहे हैं। बट अगर आप देखें तो जो इंडिया का पूरा फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें जो पूरा गरम दल था, अनुशीलन समिति थी, मतलब हम देख रहे हैं कि बंगाल के 16 साल के लड़के, 17 साल के लड़के बम मार दे रहे हैं वायसराय पे। और अब उसी, मतलब धरती तो वही थी ना। अब जैसे बांग्लादेश ही छोड़ दें हम, जैसे इधर सारे ऑलमोस्ट सारे आर्म्ड मेजोरिटी जो था गरमदल वहीं से आया, मतलब श्री अरबिंदो जैसे लोग वहां से धरती से आए। और अभी की डेट में हम जैसे, मतलब ये इसलिए भी जैसे है कि जैसे टीएमसी जब चुनाव जीती तो जो पोस्ट पोल वायलेंस भी हुआ, तो मैं मिला कुछ लोगों से, तो उधर भी बहुत, जैसे जो पूर्णिमा शाह और जो इन लोगों की कहानी है, इससे बहुत ज्यादा अलग कहानी पोस्ट पोल वायलेंस वाली भी नहीं है। पीपल वर परसिक्यूटेड देयर, बट कोई मतलब सब उसको स्वीकार कर लेते हैं। मतलब ये मुझे ऐसा लगा कि 34 इजी आंसर चाहते हो, मेरे तरफ से इजी आंसर अगर तुम चाहते हो एक लाइन में, हाँ, 34 साल लेफ्ट रूल, ये इसका एक रीजन। ठीक, सबसे बड़ा। अब हम आते हैं आगे। तो जैसे नोआ खलीबी जो था वो एक फेक न्यूज से ये शुरू हुआ ऐसे। अभी तस्लीमा नसरीन है, बांग्लादेश की ऑथर है, उनकी एक बहुत फेमस बुक है लज्जा। आपने उनकी किताब से भी बताया कि उनकी किताब में एक कैरेक्टर है सुधमोय दत्ता। सेम जो उस कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा होता है, ऐसे एक डॉक्टर देवलाल डकुआ ऑफ पिराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, उनके साथ होता है। जरा बताएं क्या है ये शायद कहानी? ये शायद 2001 की कहानी है या 1971 की कहानी है। ये 2001 जब बीएनपी जमात पावर में आया था, तो उनको वो बहुत रेस्पेक्टेड डॉक्टर थे उधर। तो वो जब उनको कभी नहीं लगा था कि अब डॉक्टर तो सबके लिए है ना, तो ऐसा नहीं हिंदुओं के डॉक्टर थे, तो उसी एरिया में उनको कुछ लोग धर लिया और उनको बोला कि आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो उनको उनका ट्राउजर्स उतारा सर्कमसिजन के लिए, और वो ये लेके आया, नाइफ लेके आया। लेकिन वो जब इंसिडेंट हुआ नहीं। हाँ, वो 50,000 रैंसम मनी दिया और बट ही वाज फोर्स्ड टू ड्रिंक यूरिन। ही वाज फोर्स्ड टू ड्रिंक यूरिन बाय पीपल जिनको बेटा बोल के बुला रहा था। हाँ, जिनका मतलब इलाज भी कभी उन्होंने किया होगा। ऐसा ही कैरेक्टर सुधमोय दत्ता का था, उसमें उनका सर्कमसिजन भी हो जाता है। सिर्फ नहीं, उनको पूरा ही वो कर दिया जाता है। एंड जब ऐसा बेहोश होने टाइप लगते हैं तो मतलब पानी मांगते हैं तो उनको यूरिन करके पिलाते हैं। तो सेम देवलाल, तो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि लज्जा वो फिक्शन नहीं, वो मतलब मैं तो उसको फिक्शन मानता भी नहीं, उसको ऐसा फिक्शन के रूप में लिखा गया हो, बट वो हमने फिर 2001 में होता हुआ एक चीज तुम्हें मैं काट रहा हूँ, तुम्हें एक चीज ना समझने की कोशिश समझने जरूरी है, और बांग्लादेशी दोस्तों को भी समझने का जरूरी है। एक ना ये जो बहुत अच्छा किताब है ब्लड टेलीग्राम। हाँ, वो आर्चर ब्लड की है। तो उसमें एक टर्म यूज किया गया, सिलेक्टिव जेनोसाइड। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। ये जब रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर को वो भेज रहे थे लिख के, ये जो बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोस आए ना पिछले हफ्ते, उसमें से बहुत सारे मुसलमान हैं, आवामी लीग के लीडर सपोर्टर हैं, और आवामी लीग को ढूंढ के मारा गया। ठीक है, पुलिस है, पुलिस तो भाग गया था पिछले हफ्ते, पुलिस नहीं था, तो पुलिसमैन में हिंदू थे, लेकिन बहुत सारे मुसलमान भी तो थे ना। तो जो फैक्ट चेक हुआ, कुछ फैक्ट चेक ठीक भी था कि आप जिसको हिंदू बोल रहे हो वो हिंदू नहीं है, वो आवामी लीग के मुस्लिम पॉलिटिशियन है या पुलिस है, सही है।
लेकिन जो ये सब नैरेटिव में जो चीज पीछे चले जाते हैं वो है कि 1971 बोलो या 1971 जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था और वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी आके अल बदर अल शम्स के साथ और जमात के लोगों के साथ ये सब कर रहा था तब बोलो, या 2001 बोलो जब बीएनपी जमात पावर में आए, या 2024 पिछले हफ्ते की बात करो, सिलेक्टिवली ढूंढा जाता है। तो मुसलमान मारे जाते हैं इसलिए मारे जाते हैं कि पॉलिटिकली आप उनके साथ एग्री नहीं कर रहे हो, लेकिन हिंदूज के लिए ना एक सिलेक्टेड टारगेटिंग होता है वाला है, ठीक है। ये चीज समझने का जरूरत है। सो ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि पिछले हफ्ते मुसलमान भी मारे गए, बहुत सारे मुसलमान मारे गए, सिर्फ हिंदुओं के घर में आग नहीं लगाया गया, लेकिन ना सिलेक्टिव टारगेटिंग होता है। ठीक। तो सबसे ज्यादा जो झेलते हैं ये हैं। ठीक। बांग्लादेश में मतलब जब बांग्लादेश नहीं बना था तब इसको EPA एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जानते थे, और फिर बाद में ये VPA वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट बना। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये क्या है एक्ट? ये एक्ट सिंपल वर्ड में तो ये बोला जाता था हिंदू का जमीन है तो बोलता था एनिमी प्रॉपर्टी है तो हम ले जब्त कर रहे, लेकिन उसको बाद में संशोधन किया गया, लेकिन VPA हो गया, सिर्फ नाम बदला। ये एक्ट का भी जरूरत नहीं है, ये इतना इजी है। और मैं शेख हसीना के टाइम का बात कर रहा हूँ। सोचो तुम्हारे गांव में घर होगा तो सोचो तुम्हारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, तुम एक मोर और लेस वेल टू डू हिंदू फार्मर हो। कल उधर लोकल आवामी लीग का MLA आया, कॉर्पोरेटर आया, ठीक है, वो बोला कि तुम्हारे लैंड इतना मेरा है, दे दो, नहीं तो समझ रहे हो ना तुम क्या करोगे, तुम बांग्लादेशी हिंदू, तुम्हारे पास लैंड है, थोड़ा सा लैंड वो मांग लेगा तो दे दे। तो इसके लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का संशोधन से ये नहीं गया, ये लिटरली हुआ है जगह जगह पे। हाँ, मतलब क्योंकि तुम किसके पास जाओगे, आवामी लीग के कॉर्पोरेटर आके तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारे लैंड का थोड़ा सा मुझे दे दो या पूरा ही दे दो, तुम ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि तुम्हारा पार्टी हिंदू तो उधर आवामी लीग को वोट, शेख हसीना को वोट करता है, उन्हीं के पार्टी के लोग आके बोल रहे। मतलब आपने बुक में ही कोट किया है अबुल बरकत जिन्होंने रिसर्च की है इस पे, कि 26 लाख एकड़ लैंड ओन्ड बाय हिंदूज वर ऑक्युपाइड बाय रॉन्गफुल यूज ऑफ VPA। मतलब 26 लाख एकड़ कितना होगा, मतलब ऐसा कोई रैंडम बता भी नहीं पाए। और फिर उसमें वो कहते हैं कि जो ये सारा लैंड हिंदुओं से छीना गया है उसका 2012-13 में मार्केट प्राइस जो था वो 6 लाख करोड़ बांग्लादेशी टका था। ढाका शहर से 1 घंटा दूर एक गांव है, उसका नाम है कोलाकोपा। ठीक है। वो गांव में ना बहुत बड़े बड़े बांग्लोज हैं, हवेलीज। तो मैं उधर गया था, वो सारे हिंदू हवेलीज था। तो वो उधर जो हिंदू रहते थे शायद इसलिए रहते थे कि सोचो उनका घर कहीं और था, लेकिन होता है जो NCR वाला हिसाब किताब। सोचो तुम्हारा लखनऊ में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, तुम बहुत बड़े आदमी हो लखनऊ में, ठीक है, लेकिन तुम क्योंकि दिल्ली में तुम्हारा काम रहता है, तुम नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कहीं पे अच्छा बंगलो बना लिया, समझ रहे, वैसे एरिया। तो एक गांव था उधर सिर्फ हिंदुओं का हवेली था, और उधर आके अब कोई वकील साहब गवर्नमेंट का या कोई पढ़ा रहा है प्रोफेसर साहब, उनको दिया गया है, सारे मुस्लिम से। तब उन्होंने मुझे अलाउ किया और मैं घूम के देखा। तो मैं और अभिषेक कर रहे थे, मैं स्टोरी भी किया था एक फ्रेंड के लिए। तो मुझे बहुत खराब लगा, मुझे इसलिए खराब लगा कि मुझे लगा कि कभी तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली का भी ऐसे हुआ करता था, क्योंकि हम लैंडेड जेंट्री थे। उन हवेलियों वाले भी तो आज कहीं किसी रिफ्यूजी कैंप में होगा, और पता नहीं। तो मैंने पूछा कि आपको पता है कि कौन थे, तो किसी को पता नहीं था। एक मैनेजर ने बोला कि हाँ कोई आता है देखने के लिए, देखते हैं और रुकते नहीं है, चले जाते हैं, जिनका होता है। मतलब अब इस ट्रॉमा को कैसे कोई एक्सप्लेन करेगा? मतलब कि मैं अपने घर को देख रहा हूँ कि उसमें कोई लीगली रह रहा है, मतलब छीन के रह रहा है मेरे से, और हेल्पलेस हूँ एकदम। तो अभिषेक उसमें मुझे मेरा मजाक भी उड़ाया थोड़ा सा उधर के, इतना कुछ ट्रॉमेटिक चीज देखे लेकिन तुम्हें बिल्डिंग देख के दुख लग रहा है। तो मैं उसे बोला कि हाँ सही बात है, बहुत सही पॉइंट है, लेकिन मैंने सुना मेरे मम्मी पापा से कि हमारे बहुत लैंडेड जेंट्री थे और हमारे हवेली हुआ करते थे। वाली भी जो बात है, जो कहते हैं कि सब जो बांग्ला है वो लैंडलॉर्ड ही थे, तो किसी उसी का होगा ना जो आज बंगाल में किसी रिफ्यूजी कैंप में। फनी स्टोरी मेरा जब पड़दादा है, तो हम लोग जब आए ना तो उनके पास बहुत जमीन थी। तो उन्होंने सोचो जब तब राइट शुरू 46 में राइट शुरू हो गया था, तो उनका कहना था कि लोग तो आ रहे थे, तो हमें तो मेरे पापा के साइड की फैमिली को कभी रिफ्यूजी कैंप में रहना नहीं पड़ा, क्योंकि वो तुम्हारा मैजिस्ट्रेट भी थे, तो मैंने एक सर्टन काइंड ऑफ ये था। लेकिन उनका ये डिमांड था कि जाओ जाके गांव खरीद लो उस तरफ,
तो उसने बोला कि पापा मार रहे हैं आपको। बोला नहीं, मेरे को तो एक गांव चाहिए, क्योंकि मेरे पास काफी सारे गांव हैं। हाँ हाँ। तो एक गांव चाहिए। तो मेरा जो बचपन का मेमोरी है, तो ये मेमोरी ये है कि एक पूरा गांव तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट एक पूरा गांव का जो स्पेस है ना, वो हमारा था। ठीक है। तो कैलकाटा से 1 घंटे दूरी में है। तो बहुत रिसेंटली था। फिर पापा का तबीयत खराब हुआ, धीरे धीरे करके वो बेचना भी दिक्कत था कि उतना लैंड तुम बेचोगे कैसे, हाँ, मतलब कैलकाटा के बाहर। तो उधर सोचो 3 पॉन्ड्स थे उधर। ठीक है। उसमें 2 फिश पॉन्ड्स थे, एक नहाने के लिए, एक पक्का बंगलो था। ठीक है। राइस फील्ड था, पैडी फील्ड था, 100 से ज्यादा कोकोनट ट्रीज था। सोचो कितना बड़ा लैंड है। वो उधर से सब कुछ छोड़ के आने के बाद इधर ले पाए। तो इधर तो कितना उधर कितना हुआ हुआ रहा होगा, क्योंकि ये चीज तो मैं देखा हूँ। मेरा बचपन उधर, मेरा सैटरडे संडे हम लोग उधर चले जाते थे। फार्म हाउस था जो, और मुझे अभी जो दिल्ली एनसीआर में लोग फार्म हाउस का, जिसको फार्म हाउस बोलते हैं, उसको फार्म हाउस जो कल्पना होती है। मुझे याद है कि एक्चुअली फार्म हाउस कैसे होता था। तो क्योंकि उधर मेरे ग्रैंडफादर रहते थे, हमारा वीकेंड होम था वो मेरा पहले किताब में मैं उसका जिक्र करा। तो सोचो उधर क्या था। और वो चीज मुझे याद आया कोलाकोपा में आके, कि शायद ऐसे ही बांग्लो थे उस टाइम पे, जो अब नहीं है, या व्हाटएवर। तो ये वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट जो है, तो वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट का कहानी है कोलाकोपा छीनने वाला। अच्छा, जैसे जो सब ये बांग्लादेश में हो रहा है, तो एक जैसे कोई डाटा है आपकी बुक में, आपने कोट किया है कि बिटवीन 1950 एंड 2008 जो नंबर ऑफ मदरसाज हैं दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4430 टू 54,130। मतलब ये 10 गुना से भी ज्यादा हो गया। मतलब ये 14-15 गुना लगभग हो गया, 14 गुना के अप्रोक्सीमेटली। एंड बिटवीन 1991 टू 2000 15,000 न्यू मदरसाज आए हैं। तो ये जो हमने बीच में जो बात की थी कि जो बांग्ला आइडेंटिटी अब डाउनहिल जा रही है और इस्लामिक आइडेंटिटी अपहिल आ रही है, उसमें ये राइज ऑफ मदरसाज 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। मदरसा के बारे में मैं तुम्हें सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देता हूँ। एक एथिस्ट ब्लॉगर है असद नूर, बेंगलोर की कहाँ रहता है वो बंगाल कहीं रहता है, बंगाल दिल्ली घूम के रहता है, इंडिया के बाहर भी रहने की कोशिश करता है। असद एथिस्ट है और वेरी ओपनली एथिस्ट है। मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है कि वो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन वो इस्लाम के बारे में जैसे जैसे लिखता है, वो तो हमारे हिंदू राइट भी, ये वही जो एलजीबीटी के लिए भी मूवमेंट सबके लिए करता है, एलजीबीटी के लिए मूवमेंट करता है, एथिज्म के लिए करते हैं, प्रॉफिट को लेके बोलता है। तो वो जैसे जैसे बात बोलता है, वो उसमें वो जिंदा ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसको बोलता हूँ, यार हर दिन तेरे लिए एक नया जीवन है। तो वो मदरसा में पढ़ा, तो उसने मुझे मदरसा गाँव का मदरसा में तो बोला कि देखिए, ऐसा नहीं बोलता है कि जाके हिंदू को मार दो, लेकिन इतना डिस्टिंक्टिवली बोलता है कि तुम उनसे अलग हो। कि अगर 5 बच्चा तो है नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं मदरसा में, कि तुम्हें इमीडिएटली बचपन से पता चलेगा कि ये मेरे से अलग है। तो अब 5 बच्चे का अगर तुम एवरेज लो, इम्प्योर भी है, अलग है, इम्प्योर है, और इनका जो रहन सहन है ये सही नहीं है। अब सोचो 5 में अगर एक हो ऐसा है जिसको लगे कि इसको रहना नहीं चाहिए, मेरे गांव में रहना नहीं चाहिए, शहर में रहना चाहिए, देश में रहना नहीं चाहिए, तो तुम कितना पोटेंशियल रेडिकल इस्लामिस्ट बना रहे हो। मतलब लिए हम अगर सिर्फ इसको ले लें 54,130 मदरसों को, और इसमें मिनिमम 5 माने, तो भी 54,130 तो हो गए। समझ रहे, वो सोसाइटी में बढ़ रहा है। तो ऊपर तुम जो इतने दिन दिखाए कि हसीना के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बांग्ला लैंग्वेज, कल्चरल सिमिलैरिटी सब एक तरफ, ये थ्रेट तुम कहाँ से दूर करोगे? ये तो समझ में है। हाँ, मतलब ये तो बढ़ता ही जा रहा है, डेली जा रहा है। ठीक। अच्छा, जब बांग्लादेश की बात होती है, जैसे बुक में भी जो सारा हमने परसिक्यूशन भी डिस्कस किया, तो एक जोगेंद्र नाथ मंडल का फिगर आता है, लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर एक बंगाली दलित हिंदू। हाँ, तो आपने अपनी बुक में जो टाइटल ही लिखा है इनके चैप्टर का, वो लिखा है द बर्न्ट फोरहेड ऑफ जोगेंद्र मंडल। इनके बारे में थोड़ा सा। बर्न्ट फोरहेड इसलिए क्योंकि हमारे उधर बोला जाता है कि तुम्हारा अगर लक खराब है, मतलब तुम्हारा जो ये काला हो जाता है माथा, हाँ, मैंने ये हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो उसका लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन करके मैंने तो ये बोला, उसका वो इतना उसका उन्होंने बहुत Who was he, what he did, और फिर थोड़ा इनके बारे में ऐसा। हाँ, जोगेंद्र मंडल बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन था ईस्ट बंगाल का। ठीक है। अंबेडकर के साथ भी उनका बहुत ये होता था, बहुत बातचीत। अंबेडकर के स्टेचर के थे,
उस तरफ उससे तो भी अम्बेडकर ऊपर भी उस थे। तरफ तो अम्बेडकर के स्ट्रेचर से भी शायद ज्यादा थे एक टाइम पे। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वो बरिशाल से थे, लेकिन शेड्यूल कास्ट उस तरफ का उनको लार्ज नंबर्स में फॉलो करते थे। लेकिन उन्होंने जिन्ना का मुस्लिम लीग चूज किया गांधी के कांग्रेस को छोड़ के। उनका लोकल पॉलिटिकल डिमांड भी था, उनको सही लगा। उनको जो गलत लगा, जब 46-47 के टाइम पे वायलेंस शुरू हो गया, तब उन्होंने जाके बोला इस बंगाल में, तब तो इस पाकिस्तान नहीं बना था, कि देखिए हिंदूज जो है, लोअर कास्ट हिंदूज जो है वो पीड़ित है। और पीड़ित किससे है? मुसलमानों से नहीं है, पीड़ित अपर कास्ट हिंदू से है। अब कुछ सच्चाई तो था उसमें। तो अपर कास्ट हिंदू जो है वो आपको भी अदर करते हैं, हमें भी अदरिंग करते हैं, है ना। तो हम तो भाई भाई है, हमारा दुश्मन तो अपर कास्ट हिंदू, तो हम रह जाएंगे क्योंकि ये तो हमारा देश है। फिर 47 में हो जाता है पार्टीशन, बहुत सारे लोग आए थे। तो ये हम भाई मुस्लिम और लोअर कास्ट। अच्छा, लोअर कास्ट हिंदू लोअर कास्ट और मुसलमान। ठीक। अब मुसलमान में भी बहुत सारे हिंदू लोअर कास्ट थे जो कन्वर्ट हुए थे 1 जनरेशन 2 जनरेशन पहले। तुम अगर कास्ट तो अभी ऐसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन तुम अगर कास्ट के हिसाब से पार्टीशन देखो ना, 1947 में जो लोग आए थे ज्यादातर वो अपर कास्ट थे। ठीक। लेकिन सक्सेसिव वेव्स जब हुआ पार्टीशन होने के बाद सक्सेसिव वेव्स ऑफ हिंदू माइग्रेशन जब हुआ फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, फिर लेटर बांग्लादेश टू वेस्ट बंगाल एंड अदर प्लेसेस, उसमें लोअर कास्ट का नंबर बहुत ज्यादा था। इसका ये कारण था कि वो मंडल के कारण मंडल ने बोला था कि अब मंडल को बहुत जल्दी पता चल गया और सबको पता चल गया कि पार्टीशन के बाद वो लोअर कास्ट हिंदू नहीं रहे, वो सिर्फ हिंदू रह गए, और जो मानने आए वो सिर्फ मुसलमान थे। जोगेंद्रनाथ मंडल तो ये चीज के बारे में लिखता रहा, फिर फ्रस्ट्रेटेड होके रेजिग्नेशन देके वो वेस्ट बंगाल आ गए, जहाँ पे वो फिर से पॉलिटिक्स करने, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के थ्रू से पॉलिटिक्स करने की कोशिश किए। इलेक्शन लड़े, हार गए, और ही डाइड अ ब्रोकन मैन। उसका जो घर था जहाँ पे वो रहते थे, वो घर भी में एक्चुअली अभिषेक ने ढूंढ के निकाला, उसका पिक्चर भी है किताब में। है इसमें। हाँ, ये जो जोगेंद्रनाथ मंडल का जो बहुत बड़ा बायोग्राफी लिखा, हाँ, उनके पास भी ये तथ्य नहीं है और पिक्चर नहीं है कि वो लास्ट में कहाँ थे, किस स्थिति में रहे। लेकिन ही वाज अ कंप्लीटली, मेरे हिसाब से, फेल्ड पॉलिटिशियन इन दैट सेंस, जो ये देख नहीं पाया कि वो क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, कर रहा है, उसका क्या रिजल्ट। अब जोगेंद्रनाथ मंडल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन आज के दिन में मैं ऐसा नहीं है कि सारे शायद बांग्लादेशी हिंदू का ये मत है, क्योंकि 2 करोड़ लोग हैं ऑलमोस्ट, तो सब लोग तो एक जैसा नहीं सोचेगा ना। मैं 2 करोड़ लोगों से बात किया, लेकिन मैं बांग्लादेशी हिंदू राइट्स एक्टिविस्ट और बहुत यंग हिंदू राइट्स एक्टिविस्ट से बात किया हूँ जोगेंद्रनाथ मंडल को लेकर, उसके बारे में लिखा भी हूँ, तो वो तो गाली देते हैं वो। हाँ, तो जैसे जो आपने बोला कि जोगेंद्रनाथ मंडल जब 1946-47 में जब राइट्स हो रहे थे, तो उस टाइम जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट्स थी, जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी थी, उसको ये कह रहे थे कि भाई हम और मुस्लिम्स एक हो जाते हैं अपर कास्ट्स के अगेंस्ट ही, मतलब हम वहाँ खुशी खुशी रहेंगे। उसी का एक पैरेलल हमको अभी भी सुनाई देता है इंडिया में, जैसे जय भीम जय मीम का जो नारा दिखता है, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि दोबारा राइज ऑफ जोगेंद्रनाथ मंडल का जो वो, देखो थॉट तो सेम है। हाँ, थॉट तो तुम पॉलिटिकली तो रिजल्ट भी तो सेम ही होना चाहिए। मतलब अगर जैसे जो 46-47 वालों ने सोच के किया, जैसे जो मेजोरिटी जो सफरर्स हैं, अगर वो उस टाइम जोगेंद्रनाथ मंडल को डिसोन करते भाई, अच्छा, पर उसमें खैर मैं उनको भी दोष नहीं देता, क्योंकि जो आइडियोलॉजी जिसके कारण ये सब हो रहा है उसके बारे में आज भी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है। बट आप इस पे कितना एग्री करते हैं कि जो जय भीम जय मीम का जो नारा आज हम सुनते हैं, इसका भी रिजल्ट ऐसा ही होगा अगर ये कभी सक्सीड होता है तो, जैसा जोगेंद्रनाथ मंडल के? देखो, तुमने ये बहुत ही एक्सपेंसिव सवाल पूछा, इसलिए पूछा कि क्योंकि मेरे लिए बहुत लूज हो जाएगा ये बोलना कि सब जगह पैसा है, लेकिन मैं कुछ जगह पे जहां पे मैं खुद देखा हूं, जब अटैक्स होता है ना, मुस्लिम मॉब्स जब आता है अटैक करने के लिए, तुम्हारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फ्रंटल फोर्स तो वही है हमारे हिंदू। फ्रंटल फोर्स सिर्फ हिंदू नहीं, फिर लोअर कास्ट हिंदू। हाँ, वही लोअर कास्ट हिंदू, सो कॉल्ड, तुम बोल रहे हो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हिंदू, सो कॉल्ड लोअर कास्ट हिंदू है, तो उधर ही जय भीम डिस्प्रूव हो जाता है कि कितना फॉल्स है। नहीं, वो तो सहारनपुर में भी जो राइट्स हुए, उधर भी हमने देखा कि जो वाल्मीकि हिंदू थे हमारे, उन्होंने जब लीड ली तो वो फिर पीछे हटे। लेकिन इसके एक ऑपोजिट नैरेटिव है कि क्योंकि कास्ट वायलेंस चलता है, तो कास्ट वायलेंस और मुस्लिम अदरिंग, तो उसमें हम एक उसको ब्रैकेट कर लेते हैं। लेकिन मैं जो केसेस देखा हूँ,
उसमें मैं तो देखा हूँ कि जो उसको रोकता है मुस्लिम मॉब्स को, वो लोअर कास्ट से रोकता है। ठीक। लास्ट ये एक्चुअली जो कास्ट के बारे में जो लोग बात करते हैं ना, उनको एक्चुअली, ये तुम मेरे से अच्छा जानते हो, जो लोअर कास्ट अपर कास्ट ये सब बाइनरीज बनाते हैं, उनको एक्चुअली जाके देखना चाहिए ग्राउंड पे क्या है। बिल्कुल। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने अपनी बुक में लिखा है कि 1971 हैज नॉट एंडेड, ये चैप्टर है कैसे, इसको आप एक्सप्लेन करें। 1971 हैज नॉट एंडेड, ये पिछले हफ्ते पता चल गया है। अच्छा। और जो तुम्हारे सवाल में भी है कि 1971 में क्या हुआ था इवेंचुअली, एक कौन रीन करेगा बांग्लादेश पे? ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। हाँ। इस्लामिक आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर जाके एक बांग्ला आइडेंटिटी को स्थापित किया गया था। लेकिन ये कभी परफेक्ट एक्सपेरिमेंट था नहीं, वो बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बार बार हमें देखने को आ रहा है। ठीक है। एक इस्लामिक आइडेंटिटी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, जो कंपोजिट आइडेंटिटी है, हिंदू मुसलमान एक साथ लेके उसको धक्का पहुंचा रहा है। उसके सफरर्स हिंदू ही है। ठीक है। तो मैं इस चैप्टर का नाम इसलिए मैं दिया था कि ये जो बैटल है, ये सिर्फ मुजीब को याद रखने के लिए या हसीना के बारे में बात करने के लिए नहीं है। ये बैटल है बांग्लादेश में कौन है, बांग्लादेशी कौन है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो 1971 का जो आइडिया था वो तो गया, वो डाउन गया, वो पूरा डाउनहिल है। तो इसीलिए मैं बोला 1971 हैज नॉट एंडेड, क्योंकि वो डिबेट अभी भी चल रहा है। और पिछले हफ्ते जो हमने देखा, वो डिबेट जब आप गलत तरीके से करते हो कि क्या हालत होता है आपको, वो हमने देखा। ये होता है। तो इसी के साथ मतलब हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि वरना फिर मैं पूरी किताब ही डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि आपने देखी भी, मैंने पूरी किताब रंग रखी है वो पेंसिल से। बट ये जो किताब है जो मेरे हाथ में आप लोगों को दिख रही है, आप इसको खरीद के पढ़ें। ये हार्पर कॉलिंस ने छापी है, 399 रुपये इसकी कीमत है। और इस किताब में जो आपको मिलेगा वो 399 रुपये से भी बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा। और जैसे बहुत सारे लोग रोते हैं कि यार किताब कौन पढ़े, तो दिस इज़ वर्थ रीडिंग। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कल को कोई आपके बारे में पॉडकास्ट ना करे कि भाई यहाँ ये हिंदू रहते थे या अब ये कहीं भाग रहे हैं, तो आप इसको पढ़ें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ऐसी किताबें लिखी जानी चाहिए। आपने हमें समय दिया, आप इतना अपना बिजी शेड्यूल में से निकाल के आए, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। थैंक यू दिव्या। थैंक यू।